मैं आज ये पॉडकास्ट में 100% गारंटेड फॉर्मूला दूंगा, वो फॉलो करो, सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है वाई। ओनली फॉर मनी आप फ्लॉप हो गए। पैसा ही कमाने तो बैंक चोरी कर ले भाई। सही बात है। स्कैम कर लो जमता रहेगा। हम एलविश यादव को देखते हैं और बोलते भाई सिस्टम बोल देंगे करोड़ों कमा लेंगे। भाई उसने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल दिखता नहीं लोगों को। बायजूस एक टाइम पे सब आई लव यू बायजूस बोल रहे थे, आज बायजू का नामो निशान नहीं है। एनसीएलटी में कर्जे में डूबा है, खत्म हो गया। लोगों को लगता है सर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, अब मुझे फंडिंग मिलेगा, लोग मुझे लाइन लगाकर पैसे देंगे। आइडिया की कोई कीमत नहीं है, कीमत है बाबू लोगों ने पर्सनल फाइनेंस ऐप से उधारी लिया है सर 5-5 लाख महीने के 3-3% ब्याज पे कि स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा, आईपीओ से पैसा आएगा, रिटर्न कर लूंगा, 20,000 पॉकेट मनी मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड के साथ घूम लूंगा। आज वो पैसा तो डूब गया, ये इंटरेस्ट भी नहीं चुकाना पड़ता, फिर वो चोरी करेंगे या सुसाइड करेंगे। कृपया करके स्टॉक मार्केट को एटीएम न समझें। कोई 3 शेयर अगर आप सजेस्ट करें हमारे व्यूअर्स को, क्या एक आम आदमी को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए? प्रॉब्लम क्या है, आजकल हमारा यूथ को लगता है कि मोदी चाचा को हम डीएम करेंगे, मोदी चाचा पर्सनली आके आपको कैश देंगे। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ। मेरे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो आईपीओस निकाल रहे हैं, जो 1000 करोड़ के टर्नओवर पे, वो सब चौथी फेल है। कौन सा ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें बर्बादी तय है? बिजनेस में चाणक्य नीति का क्या रोल है? तो रामायण और महाभारत अगर बिजनेस करना जानना चाहता है, ये 2 किताब के सार पढ़ लो, आप गारंटेड मिलियनियर बन गए, गारंटेड। और आपके चैनल पे क्लियर बोल दूं, मैं मेरे देश से प्यार करता हूं, बट इंडिया चाइना को 100 साल में भी टच नहीं कर पाएगा। मेरा ये सबसे बड़ा इंडियंस के साथ कंप्लेंट है, हम भगवान के साथ करप्शन करते हैं। मेरा बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट है, भारत देश को अगर ग्रो करना है तो डेमोक्रेसी को 10 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पर। आपने पॉडकास्ट वाला पर कई एपिसोड देखे, लेकिन आज हम थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो इसलिए क्योंकि पिछले 10 साल के दौरान देश में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, चेंजेस आए हैं लोगों के माइंडसेट में। लोग नौकरी तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप का शौक बढ़ा है लोगों के अंदर, ख्वाहिशें बढ़ी हैं। लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अपना ओन करना चाहते हैं। इसमें सरकार की पॉलिसीज़ का अहम योगदान रहा है। लेकिन सवाल यह है कि बिजनेस का थॉट तो आपके दिमाग में आ गया, लेकिन उसके आगे आप कैसे करेंगे? आप किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, किस फील्ड में करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, फंड्स कहाँ से जुटाएंगे, और ये सब भी आ गया तो उसके आगे आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी अपने बिजनेस को सही मुकाम पर ले जाने के लिए। तो ये सब जानने के लिए हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो बहुत ख़ास हैं। उनका नाम बसेस गाला है। मैं आपको बता दूं कि बसेस का मतलब ही होता है बहुत विशेष, तो उनके पास बहुत विशेष जानकारियां हैं। अभिषेक, आपको पता है जानकारियाँ किस बात की? जानकारी इस बात की कि आप भी जॉब करते थे पहले? हाँ, जॉब करता था। छोड़ दिया आपने? हाँ, 20 साल करने के बाद छोड़ा है। क्यों छोड़ा? दिमाग में कीड़ा था कुछ करने का। जो मैं कह रहा था अभी थोड़ी देर हाँ, पहले। धंधे की बात आप कह रहे थे। हाँ, तो धंधे की बात आ जाना सिर्फ आसान नहीं, उसमें चैलेंजेस भी आपने फेस किए होंगे जब शुरू किया। 3-3.5 महीने में फेस कर ही रहे हैं, कर रहे हैं ना? हाँ, तो आपको बताने वाला कोई नहीं कि कैसे करना चाहिए? नहीं, अभी तक किसी वैसा मेंटोर मुझे नहीं मिला, कोई द्रोणाचार्य नहीं मिला जो मुझे ये बता पाए कि अब इसके आगे क्या। तो हमारी तुम्हारी तरह इस देश में करोड़ों लोग हैं जो ये धंधा अपना करना चाहते हैं और उनके पास वो द्रोणाचार्य नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए हम बशेष जी को लेके आए हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बशेष जी को इसलिए लेकर आए ताकि हमारी तरह और जो लोग हैं इस देश में वो समझ सकें कि वो अपने धंधे को कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे उसको आगे ले जाएंगे और जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। पैसा आने के बाद भी स्ट्रगल बहुत होता है कि इस पैसे को बढ़ाया कैसे जाए, इस धंधे को आगे और कैसे बढ़ाया जाए और सक्सेस कहाँ मिले। तो बशेष जी के बारे में बता रहा था कि इनके पास सीएफए और इस तरह की मतलब 16 डिग्रियां हैं। सीएफए तो एक मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 16 डिग्रियां हैं। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे से भी रिसर्च पर डिग्री की हुई है। अमेरिका से एमबीए किया हुआ है इन्होंने। 16 डिग्रियां हैं। अब 16 के मुझे तो नाम भी याद नहीं है। इसका मतलब आज विशेष अनुभूति आप लेके आए। बिल्कुल। और इसके थोड़ा और बता दूं,
1 लाख एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग दे चुके हैं। अरे वाह, तब तो आज हमें भी कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। 10,000 कंपनियों को देखते हैं, बहुत बढ़िया। उनका मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें, मतलब इन्वॉल्वमेंट है इनका, जो मैंने पढ़ा इनके बारे में, जो बातचीत अभी मेरी हुई। तो मेरे हिसाब से आप पहले सवाल का शुरुआत कर दीजिए। तो बशेश जी, पहले तो यह है कि धंधा धर्म से बड़ा होता है कहा जाता है, ये क्या मतलब है इसका? डायलॉग था एक फिल्म में, लेकिन अम्मी जान कहती है कि कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ। मैं इस पे अलग टेक बोलता हूँ हाँ। कि धंधा सबसे बड़ा दान पुण्य है। अच्छा। जय जवान, जवान देश के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। हाँ। जय किसान, क्योंकि आप अन्न देते हो। जय एंटरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स जॉब क्रिएट करता है, जॉब्स नहीं रहेंगे तो दंगे होंगे। एंटरप्रेन्योर वैल्यू क्रिएट करता है, इनोवेशन क्रिएट करता है। आज अपने पास स्मार्टफोन है, थैंक्स टू एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन। आज आप फ्लाइट में घूम सकते हो, थैंक्स टू बिजनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये भारत देश के एंटरप्रेन्योर्स की खासियत है, खास करके थोड़े बनिया, गुजराती, मारवाड़ी, जैन की, कि एंटरप्रेन्योर्स प्रॉफिट करके समाज सेवा भी करते हैं। हॉस्पिटल्स, दान पुण्य, जीव दया। तो एंटरप्रेन्योर्स रहेगा तो टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन और समाज सेवा बढ़ेगा। तो भाई एंटरप्रेन्योर से बड़ा कोई समाज सेवा नहीं और कोई धर्म नहीं। सही बात। बिजनेस, आप एज ए बिजनेस कोच हैं, मैं अगर सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूं जी कि ऐसा कौन सा 3 एरिया, 3 क्षेत्र जहां बिजनेस करें और सफल हों? ठीक है, बिजनेस करना और सफल होना बहुत इजी है, पर एक क्वेश्चन उसको मैं ट्विस्ट करता हूँ, बिजनेस क्यों करना है? बहुत इजी है। मैं आज ये पॉडकास्ट में 100% गारंटेड फॉर्मूला दूंगा, वो फॉलो करो, सक्सेस मिलना ही मिलना है। पर पहला स्टेप, बिजनेस करना क्यों है? 99% धर्मेंद्र जी, अभिषेक साहब, कि बिजनेस लोगों को करना क्यों मालूम है? इंस्टेंट फेम चाहिए, गुलामी नहीं करना, करोड़ों कमाना है बिना मेहनत किए, ड्रीम 11 पे टीम बना के, FNO करके। हम देखते हैं मूवी जमतारा, हम देखते हैं मूवी फर्जी, तो हमको लगता है लाइफ कूल है। हम एलविश यादव को देखते हैं और बोलते भाई सिस्टम बोल देंगे करोड़ों कमा लेंगे। भाई उसने स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल दिखता नहीं लोगों को। एक एलविश यादव के पीछे 1000 फेल हुए, वो दिखता नहीं है। तो कोविड के बाद यूथ को लगता है भाई बटन दबाकर, चिल मार के, रात को खाली जाग के, लाइफ एंजॉय करके हम करोड़ों कमा सकते हैं, और इसका माध्यम है बिजनेस। इसमें आ गया एक मसाला फिल्म शो जिसका नाम है शार्क टैंक, जिसने और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट किया। तो लोगों को लगता है यार करोड़ों तो मिल रहे। तो बिजनेस करना इजी है, लेकिन बिजनेस क्यों करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिजनेस इसके लिए करना चाहते हो कि भाई मुझे गुलामी नहीं करनी, मुझे करोड़ों कमाना है, आप एवरेज या बिलो एवरेज ही रहेंगे। आप लिख के ले लो, बिजनेस इज अ मैराथन नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट। बायजूस एक टाइम पे सब आई लव यू बायजूस बोल रहे थे, आज बायजू का नामो निशान नहीं है। NCLT में कर्जे में डूबा है, खत्म हो गया। कौन सा बायजू? कहीं क्रिकेट के मैदान में जाइए आप, बायजू। हाँ, स्पॉन्सरशिप थी, क्रिकेट टीम का मेन स्पॉन्सर BCCI का। और आज NCLT यानी बैंकरप्सी में है, पैसे चुकाने के लिए नहीं है। एम्प्लॉयज की सैलरी, PF के पैसे नहीं चुका पा रहे। यानी आपको 1 साल की फेम चाहिए कि लेगेसी टाटा वाली चाहिए, वो आप सोचिए। तो बिजनेस का फील्ड बाद में, बिजनेस क्यों करना वो इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों का आंसर दे देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, आपको अगर बिजनेस में करोड़ों कमा सकते हो और कमाने का हक है आपका, बिल्कुल हक है, क्यों नहीं है? तो फर्स्ट स्टेप है कि मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ सबको। बिजनेस का मतलब आप एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, गैप सॉल्व कर रहे हो, और आपके थ्रू लोगों का भला हो रहा है, तब आप करोड़ों कमा सकते हो। एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप लोग 2 जन मिले, तो आप लोग ने गैप देखा कि भाई कंटेंट मिले, लोग ये कंटेंट से अपनी लाइफ में सुधारे, देश के बारे में जाने, बिजनेस के बारे में जाने, ये सब जाने, तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अच्छा, आपने वैल्यू कैसे प्रोवाइड किया? आप स्टूडियो हायर करते हो, आपने जनरेट किया टैक्स रेवेन्यू। आप एडिटर हायर करते हो, वहाँ पे आपने जनरेट किया। तो आप वैल्यू क्रिएटर हो, आप कस्टमर को, वेंडर को, टीम को वैल्यू दे रहे हो। आपने गैप मार्केट में ढूंढा कि भाई वाहियात बात करने वाले बहुत है, बट ढंग का एक्सपीरियंस, एक सटीक कांटेक्ट देने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। और उसमें भी मैच्योरिटी, अश्लीलता वाले बहुत लोग हैं, बट वो एक मैच्योरिटी वाला। तो आपने गैप ढूंढा। तो अब इस पे अगर आपने थोड़े मेरे स्टेप्स फॉलो किए तो सक्सेस मिलना ही है। बट अगर आप ये पॉडकास्ट, अगर ये चालू करते पॉडकास्ट वाला कि यार बशेश भाई हमें फेमस बनना है, हमें मर्सिडीज चाहिए, हमें करोड़ों बनाना है, किसको भी बुलाओ, कुछ भी आप कॉन्ट्रोवर्शियल बोल दो, तो टेम्पररी स्टार रहेंगे, फिर वापस डाउनफॉल आएगा। तो फील्ड से पहले वाई, स्टार्ट विथ वाई। पहला स्टेप कि क्या करना है। अगर आपके अंदर ये भावना है ना कि मैं क्रिएटर हूँ, ऊपर वाले जैसा हाथ ऐसा रहता है, मेरा भी हाथ ऐसा रहे,
मेरे अंदर स्किल्स डेवलप हो, मैं सबका भला करूँ, ऊपर वाला मुझे शक्ति दे और सबका भला करके प्रॉब्लम सॉल्व करके मैं फेमस बनूँ, करोड़पति बनूँ, तो किसको कोई आपत्ति नहीं। तो बिजनेस का फर्स्ट स्टेप है वाई। ओनली फॉर मनी आप फ्लॉप हो गए। पैसा ही कमाने तो बैंक चोरी कर ले भाई। सही बात है, स्कैम कर लो जमता रहेगा। हाँ, क्या गलत है। बट अगर आप उदाहरण, अच्छा उदाहरण, नाइस एग्जांपल। हाँ, पैसा ही कमाना है ना। तो अगर फॉर एग्जांपल आज के तारीख में इंस्टाग्राम पे हमारी अनफॉर्चुनेटली देश की कुछ लड़कियां, बहन, बेटियां व्यूज के लिए 90% कपड़े उतार रही है और फेम मिल रहा है। क्या वो फेम सस्टेनेबल है? 20 साल बाद उनके बच्चे जब ये वीडियोस देखेंगे बोलेंगे यार हमारी मम्मी ऐसे थी। लोग वो सोचते नहीं है। तो फेम कमाना है शॉर्टकट तो बहुत तरीका है भाई, पैसे कमाने तो बहुत तरीका है। बिजनेस करना यानी दुआ कमाना, वैल्यू क्रिएट करना, लेगेसी टाटा जैसा छोड़ना। तो ये वाई पहले सब क्लियर कर लो। तो ये फर्स्ट स्टेप ही 99% लोग फेल हो जाते हैं और इसके लिए 99% स्टार्टअप्स फेल होते हैं और बिजनेस 99% लॉन्ग टर्म टिकते नहीं है। ये पहला स्टेप ही गलत है इसके लिए। स्टार्टअप पे आपने कहा कि फेल होते हैं जी, तो ये फेल 25 में से, जो एक डेटा देखा मैंने कि 25 में से 24 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। जी, जबकि शुरू इतने जोर शोर से होते हैं, हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, फंडिंग्स भी मिल रही हैं, फिर क्या सिर्फ यही एक वाई वजह है और भी कुछ है? बहुत रीजन है। मैं प्रैक्टिकल अपना उदाहरण देता हूँ। कोई यूट्यूब, कोई किताब नहीं। लास्ट 3 साल में एटलीस्ट 1000 लोगों को या वीडियो कॉल पे या फिजिकली मैं मिला रहूंगा जिन्होंने स्टार्टअप किया। 1000 में से मैं मानता हूँ 98% फेल हो गए। अच्छा, हो गए। और अगर उनका रीजन हम एनालाइज करें तो टॉप 5 रीजन है। ये 5 रीजन को अगर आप प्रिवेंट कर लो तो आप फेलियर के चांसेस से बच जाओगे। यानी अगर मुझे मालूम है कि मैं अगर तला हुआ कम खाओ तो हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे, ऐसे ये बिजनेस के हार्ट अटैक के 5 मेजर रीजन है। ओके, बिजनेस के हार्ट अटैक के 5 रीजन। रीजन नंबर 1, हम ख्याली पुलाव की दुनिया में रहते हैं। मेरा आइडिया इतना अच्छा है, आइडिया का 0 रुपया कीमत है। लोगों को लगता है सर मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, अब मुझे फंडिंग मिलेगा, लोग मुझे लाइन लगाकर पैसे देंगे। आइडिया की कोई कीमत नहीं है, कीमत है बाबू एग्जीक्यूशन की। तो इंस्टाग्राम की रील्स देख के, यूट्यूब वीडियो देख के, मोटिवेशनल स्पीकर के जासे में आके लोग जोश जोश में लाखों रुपए की फ्रेंचाइजी ले लेते। MBA कॉफी वाला, आप सबने नाम सुना, चाय वाला। अभी आप लोग स्मार्ट हो। लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी ली 25-25 लाख में। क्यों? इंस्टेंट फेम चाहिए। तो आप समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि आप जो कर रहे हो क्या, कितना सेंसिबल कर रहे हो। तो आपने ये फर्स्ट पॉइंट आपने जो देखा कि आइडिया है बट क्या एग्जीक्यूशन की एबिलिटी है। एक सिंपल कॉमन सेंस का लड़का रहता तो टपरी वाले के बाजू में देख के मैथमेटिक्स लगाता कि दिन के 300 कप चाय जा रहा है, इतना लीटर दूध जा रहा है, चीनी जा रहा है, तो ये मॉडल में इतने पैसे बन सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के आइडिया पे लोग एक्साइट होते हैं, एग्जीक्यूशन का कोई एक्सपीरियंस, कोई मेहनत का कोई प्लान नहीं होता। तो ये बिगेस्ट रीजन है और इसको हम टेक्निकली कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। अच्छा, हमारे दिमाग में प्रोडक्ट है मर्सिडीज और मार्केट है मारुति का, तो खत्म हो गया। तो ये पहला रीजन है जहाँ पे मेजर स्टार्टअप्स फेल होते हैं। सेकेंड रीजन है रोकड़ा, मनी मैनेज होता नहीं है। जोश जोश में चालू कर दिए भाई, 3 महीना 6 महीना बिजनेस नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से दोगे, रेंट कहाँ से दोगे, खुद क्या खाओगे, मार्केटिंग कैसे करोगे। तो मनी मैनेज नहीं होता, इसके लिए फेल होता है। थर्ड रीजन है भाई टीम, आदमी मिलता नहीं है, मिलता है तो टिकता नहीं है, टिकता है तो डिस्प्यूट हो जाता है। 2 भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। बहुत बड़े हमारे बीजेपी के पॉलिटिशियन है, उनका रियल एस्टेट में मैं मानता हूँ देश में टॉप 3 नाम रहेंगे। लोढ़ा, उनके 2 बच्चे आज एक दूसरे की जान लेने के कगार पे हैं, अभिनंदन लोढ़ा और ये। तो टीम नहीं मिलता, को फाउंडर्स का नहीं बनता, तो अगर वो मैनेज नहीं करता तो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाता है। रेमंड में देखो फादर सन का डिस्प्यूट। तो जब टीम के साथ नहीं बनता, फैमिली के साथ नहीं बनता तो बिजनेस खत्म हो जाता है। फोर्थ, आप सोने हो, आप डायमंड हो, लोगों को मालूम ही नहीं है, मार्केटिंग करने नहीं आता। ओला ईवी, सबने नाम सुना है, ओला ईवी बाइक। ओला से बहुत साल पहले एथर आया था। हाँ, एथर था, अभी भी शोरूम से यहाँ अभी उसका आईपीओ आ रहा है इस शहर में भी। अच्छा, अब जाके पिछले 2-3 सालों में बहुत ज्यादा। बट अब जागे ओला से बहुत पहले, ओला से मच बेटर R&D, मच बेटर बाइक्स, लेकिन मार्केटिंग करने नहीं आया। तो ओला ने 30-35% मार्केट शेयर ले लिया, ये बेचारा 10% लॉस पे बैठा है। क्यों? सोना होने के बावजूद भी लोगों को मालूम नहीं, तो मार्केटिंग करने को नहीं आता। ये फोर्थ है। एंड फिफ्थ, ग्रो करने को नहीं आता। आपने आइडिया ले लिया लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आप सिस्टम्स बिठा नहीं पाते हो। तो ये टॉप 5 रीजंस के कारण बिजनेस की बैंड बच जाती है, हार्ट अटैक आता है बिजनेस में। मैं आपको बता दूं कि बशेश जी, जो आईपीओ की बात हुई, 16 कंपनियों की आईपीओ लॉन्च करवा चुके हैं ये, और अभी आगे और भी काम कर रहे हैं, पाइपलाइंस में है जिस पर करेंगे। तो मैं सिर्फ सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ कि आप जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वो कितने स्पेशलिस्ट है अपने फील्ड के, वो आपको बताना ज़रूरी है।
हाँ, कुछ कह मेरा सवाल अब अगला जो है, आपने एक जगह कहा बिजनेस दुआ, 2 शब्द का यूज़ किया कि बिजनेस बिना दुआ के नहीं चल सकता। नहीं, क्या ये जितने भी बड़े नाम हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, सब दुआओं पे ही चले? लेट मी आपको क्या लगता है? आपने क्या एनालाइज किया इनका? बिल्कुल सर, वो मानते हैं, करते हैं। अमेरिका और इंडिया का भी देख लेते हैं। दुआ का मतलब क्या है कि आप, अमेरिकन का कंसेप्ट अलग है कि आप वैल्यू फॉर मनी दो, आप ठगो नहीं। आप इनोवेशन करो, वैल्यू फॉर मनी दो। अगर आप $20 कोई डेटा प्लान पे स्पेंड कर रहे हो, आप उससे हैप्पी हो, तो वो हो गया दुआ। दुआ का मतलब आप जो चार्ज ले रहे हो, वो चार्ज का एक्चुअल वैल्यू मिला क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या। आप जो कंपनी चला रहे हो, मैं लोगों को हमेशा ये बोलता हूँ, भाई दान पुण्य बार मत करो, चलेगा। अपने टीम मेंबर्स को रिस्पेक्ट दो, टाइम पे सैलरी दो, वेंडर्स को टाइम पे सैलरी दो, टाइम पे पेमेंट्स करो, तो वो ही एक समाज सेवा हो गया। तो हम लोगों इंडियन बिजनेस में उल्टा देखते हैं, कस्टमर के साथ थोड़ा फ्रॉड कर लेंगे, ₹20 का कोटेशन भेज के ₹18 वाला माल भेज देंगे, टीम मेंबर्स को निचोड़ेंगे, उनका सैलरी काट लेंगे अननेसेसरी, वेंडर्स को पेमेंट के लिए रुलाएंगे, और फिर जब मंदिर बनेगा तो हाँ मेरा नाम मंदिर पे आएगा। तो वो दुआ नहीं है। तो दुआ का मतलब बिजनेस ऐसे करो जो सस्टेनेबल हो। अब एग्जांपल लेते हैं दुआ का, तो आप देखेंगे कि अंबानीज, दी अडानीज, बड़े बड़े हाउसेस सब क्यों महाकुंभ में गए? श्रद्धा है, ब्लेसिंग्स है इसके लिए। सब क्यों पूजा पाठ कराते, सब क्यों डोनेशन करते? क्योंकि हमारे इंडिया के संस्कार में ही है, एस्ट्रोलॉजी के संस्कार में है, हमारे धर्म के संस्कार में है, मिला तो बांटो। तो बिजनेस में भी अगर मिलेगा तो बांटो। किससे बांटो? बाहर नहीं, पहले अपने टीम वेंडर्स के साथ बांटो, भाई उनकी लाइफ सुधारो। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले आप वैल्यू क्रिएट करो। आपको अगर चैरिटी नहीं करना, दुआ नहीं कमाना, मत कमाओ, छोड़ दो। लोग बोलेंगे सर स्टीव जॉब्स ने क्या कमाया, मार्क जकरबर्ग ने क्या कमाया। बट भाई मार्क जकरबर्ग ने अपने कंपनी में 500 मिलियनर्स बनाए, आपने कितने बनाए? आपने अकेले करोड़पति, करोड़ का घर बनाया, आपके कोई टीम मेंबर को एक छोटा घर लेके दिया? नहीं। तो फिर उसने तो दुआ कमाया ना। अच्छा, इसमें भी एक और एड ऑन, बिल्कुल, एक गुजराती हैं, वही मेरे दिमाग में भी आया था, वो है ढोलकिया या सवजी भाई ढोलकिया, सूरत के डायमंड मास्टर। उनका स्टोरी ले लेते हैं, सबको इंस्पायर करेगा, स्मार्ट आदमी है। उनसे ही सीखना चाहिए कि बाहर दान पुण्य कम करो। अब वो क्या करते हैं, हर साल दिवाली में टॉप परफॉर्मर्स को मारुति का गाड़ी देते हैं। उतना नहीं सर, हर एम्प्लॉय को गिफ्ट नहीं देंगे, हर एम्प्लॉय को बोलेंगे 1 साल तो अपने वाइफ के साथ हिल स्टेशन जा, कंपनी पैसा देगा। बताओ, दूसरे साल तू नहीं जाएगा, तुमने घूम लिया, तुम्हारे माँ बाप को तीर्थ यात्रा में भेजो। देखो ये कर रहे हैं। अभी इससे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मजे की बात, एम्प्लॉय को नौकरी छोड़ना रहता है, ग्रोथ चाहिए। एम्प्लॉय घर पे बात करता है, यार कंपनी छोड़ते हैं, मम्मी चप्पल निकालती है, बीवी बेलन निकालती है, अरे गधा है, ऐसे बॉस ऐसी कंपनी कहाँ मिलेगी? चुपचाप कंपनी छोड़ने का नहीं, चुपचाप इधर काम कर। लॉयल्टी छीन लिया, यानी लॉयल्टी मिला उन्हें, परफॉर्मर्स मिला। और आपको क्या लगता है, आज अगर वो न्यूज़पेपर में एक ऐड निकाल दे कि मुझे 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है, 5000 एप्लीकेंट्स आ जाएंगे, 5 लाख आएंगे सर, 5 लाख आ जाएंगे। उसमें मैं एक और एडिशन करना चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा, बशेष जी ने 2 चीज़ें बताई। एक तो तीर्थ यात्रा पर भेजा, फैमिली को भेजा। मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि उन्होंने जिन एम्प्लॉयज़ के पास घर नहीं था, उनको घर भी दिया कि पैसे नहीं देंगे तुमको, घर हम बुक करवा के दे रहे हैं, उसकी EMIs देंगे, तुम भी देना, हम भी देंगे, और घर हो जाएगा तुम्हारा। कहने का मतलब सर, आज जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, शायद उनके पास वो पैसे नहीं है। सवजी भाई ढोलकिया शायद करोड़ों प्रॉफिट कमा रहे, उनकी मेहनत, उनका नसीब, गुड। लेकिन आप वो भावना तो रखो, वो इंटेंट रखो, डे 1 से क्लियर रखो। हमने जब कंपनी स्टार्ट किया, डे 1 से इंटेंट रखा था, हम प्रॉफिट कम कमाए ज़्यादा कमाए, हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। इसलिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा सर, 2 कंपनीज जो पूरे दुनिया में हार्वर्ड बिजनेस केस स्टडी करती है। एक है मुंबई के डब्बा वाला, हाँ डब्बा वाला करते हैं, केस स्टडी है, 99.997% 6 सिग्मा जिसे कहते हैं। यानी आप इमेजिन करो, मेरे जैसा कोई जैन आदमी है, वो पनीर खाएगा, चिकन और पनीर सेम दिखता है, पनीर के बदले चिकन खा गया तो कितनी बड़ी एक इमोशनल आस्था, कितना मेंटल डैमेज हो जाएगा। तो उनका काम, उनका धर्म है। तो इमेजिन करो सर, वो काम इतना अच्छे से कर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुली कर रहे हैं, तो हम इंस्पायर होंगे। और डब्बा वाले का मॉडल मालूम है क्या है? हर एम्प्लॉय डब्बा वाला कंपनी का मालिक है। अच्छा, किसी को मालूम नहीं, कितना सिंपल मालूम। इसलिए तो वो इतना मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा जॉब थोड़ी है, मैं ये कंपनी का मालिक हूँ, भले 0.5% मैं मालिक हूँ, कोई एब्सेंट है मैं डबल काम कर लूंगा, बट डब्बा टाइम पे मिलना चाहिए। आदमी का भूख है, उनका मिशन क्या है? देखो, व्हाई आर यू डूइंग बिजनेस? व्हाई कि आदमी को खाना खिलाना, यानी भगवान की सेवा करना। भूखों को खाना खिला रहे हो आप, और राइट खाना खिला रहे हो। जो जैन है, डब्बा उसी का डब्बा, यस, जिसका डब्बा उसी तक पहुंचेगा। तो देखो डब्बा वाला का केस स्टडी, प्रिंस चार्ल्स ने उनको अपने शादी में बुलाया। हाँ, बुलाया था। आपको मुझे नहीं बुलाया, उनको बुलाया। तो देखो, सेकंड, एक गुजराती लेडी, बहुत गरीब,
80 रुपीज से बिजनेस स्टार्ट करती है, आज करोड़ों का एम्पायर हो गया। मिसेस पोपट है, आज उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला, लिज्जत पापड़। हाँ, लिज्जत वो भी गृह उद्योग है सर, यानी कोई बिजनेस का मालिक नहीं है। हर औरत जो पापड़ बेलती है, बनाती है, वो कंपनी की मालिक है। यानी वो भावना रखो दैट वी विल शेयर वेल्थ, तो आप दुआ भी कमा रहे हो, फेम भी कमा रहे हो, प्रेसिडेंट से अवार्ड भी मिल रहा है, करोड़ों प्रॉफिट भी मिल रहा है। ये सोच, तो आप ये सोच रखो, भले पैसे नहीं आपके पास आज, बट हम करेंगे तो हम सबके साथ शेयर करेंगे, तो आपको टैलेंट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा। इसी में सवाल आया कि जो आपने लिज्जत पापड़ का उदाहरण दिया जी, तो बिजनेस का मतलब गुजराती क्यों होता है? एक अलग ही एक लीग होती है खेलने वाली गुजरातियों के बिजनेस में। ढोलकिया भी, हाँ, ढोलकिया भी हो गए। तो मैं 2-3 लोगों की बात करूंगा, गुजराती एंड जैन्स, मारवाड़ी, राजस्थान के मारवाड़ी बहुत शूड बिजनेसमैन होता है। हाँ। महाभारत के स्टोरी में ऐसे कहा जाता है, जब अभिमन्यु जी अपने मम्मी के पेट में थे, तब शायद अर्जुन या कृष्ण, अलग अलग वर्जन है, वो उनको बात करते हैं चक्रव्यूह क्या है, और उसकी माँ जाग रही रहती, तो उसने आधा सुना कि चक्रव्यूह क्या था, फिर सो गई। कहने का मतलब संस्कार गर्भ से स्टार्ट होता है। हम गुजराती इस मारवाड़ी बनिया के फैमिली में घर से ही और गर्भ से ही संस्कार होता है। यानी बच्चा पैदा हुआ, पापा आए, अरे बेटा स्टॉक मार्केट में आज ये हुआ, हम ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, बेटा ब्याज ये होता है, बेटा पैसे का ये चीज़ है, तू कितना खर्चा कर रहा है, तू क्या बिजनेस का प्लान करेगा। यानी बचपन से वो एनवायरमेंट, वो संस्कार, ये मतलब होता है, हर घर में 100% होता है। अब थोड़ा शायद मॉडर्नाइजेशन में कम हो गया, बट ये होता है। मैं अपनी केस स्टडी बोलूँ सर, आई वॉज ब्लेस्ड, माँ बाप का आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद, कि मैं एक वेल टू डू फैमिली में मेरा जन्म हुआ, बहुत अच्छे, यानी कोई चीज़ की कमी नहीं। लेकिन मेरी मम्मी बहुत क्लियर स्पिरिचुअलिटी में, 6 साल की उम्र में बोलता है, बेटा पॉकेट मनी चाहिए, आइसक्रीम खाना है ना, पॉकेट मनी बिल्ड कर, जा दुकान पे बैठ। सैटरडे संडे 6 साल का बच्चा आधा दिन दुकान पे बैठता था, कैश काउंटर पे। मेहनत नहीं करना है, धंधा समझ, धंधा समझ। देखो 10 रुपये का आइसक्रीम खाना है ना, कमा 10 रुपया, दे रहे हो मैं चांस। 6 साल की उम्र में साहब मुझे पता चल गया कि 2 बैग सीमेंट बेचूंगा तो 10 रुपये मिलेगा, तो पापा से हक से 10 रुपये का आइसक्रीम खा सकता हूँ। मार्जिन्स, कलेक्शन, बजट, सेविंग्स, बचपन से संस्कार आ गए, और यही संस्कार हम हमारे बच्चे को देते हैं। तो वी हैव एन एडवांटेज। टिपिकली जो साउथ इंडियंस होते हैं, जो महाराष्ट्रियंस होते हैं, वो टिपिकली क्या बात करते हैं, नॉलेज का, लिटरेचर का, तो वहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा होता है। द हिंदी बेल्ट में यूजुअली हम क्या बात करते हैं, IAS UPSC, वही एग्जाम्पल देते हैं, तो वो क्रेज होता है। तो बचपन से जो डिस्कशन होता है उसी का क्रेज बनता है। लकीली आज इंस्टाग्राम के कारण डेमोक्रेटाइज हो रहा है, और हर एक को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 2 चीज़ तो आप घर में बात करो। एक तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का, चलो अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना है, आप फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट का बात करो। 95% इंडियंस डू नॉट नो मनी मैनेजमेंट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत हॉट टॉपिक है। कोई इन्फ्लुएंसर ने इंस्टाग्राम पे स्टाइल पे बोल दिया, ये स्टॉक ले लो, हमने ले लिया। कोविड के टाइम पे तो बूम था, तो पैसे कमाए। आज सब खून के आंसू रो रहे। मार्केट तो देख ही रहे हैं आप, लगातार डाउन जा रहा है, लगातार डाउन जा रहा है। लोगों ने पर्सनल फाइनेंस ऐप से उधारी लिया है सर, 5-5 लाख महीने के 3-3% ब्याज पे, कि स्टॉक मार्केट में डाल दूंगा, IPO से पैसा आएगा, रिटर्न कर लूंगा, 20,000 पॉकेट मनी मिल जाएगा, गर्लफ्रेंड के साथ घूम लूंगा। आज वो पैसा तो डूब गया, ये इंटरेस्ट भी नहीं चुकाना पड़ता, फिर वो चोरी करेंगे या सुसाइड करेंगे। ये केसेस हो रहे, क्यों? मनी मैनेजमेंट हम डिस्कस नहीं करते। तो घर पे 2 चीज़ हमेशा डे 1 से, पहले माँ बाप खुद सीखो कि भाई बिजनेस क्या होता है, और बिजनेस नहीं करना ठीक है, पैसे की बात करो। लोन्स क्या होता है, क्रेडिट कार्ड अच्छा भी है, बुरा भी है, SIP क्या, ये फाइनेंस की बातें अपने बच्चे को सिखाओ, तो आप 95% इंडियन से आगे रहोगे। आपके पास इतना बड़ा एडवांटेज रहेगा। अभी मैं ये देख रहा था कि आपने एक जगह कहा कि एजुकेशन जो होती है ना, उसका कोई सक्सेस में रोल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी दुनिया पागल है। IIM, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये सब क्यों चल रहे हैं? फिर अगर कोई रोल ही नहीं है तो मुझे फिर मतलब समझ में नहीं आता इसका। देखो बहुत सारे बिजनेसेस अब आपकी डिग्री नहीं चेक करते, बट आज भी IIT, IIMs, ISB, हैदराबाद, हार्वर्ड का क्रेज क्यों है? नॉट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। वहाँ पे पहुँचने के लिए जो क्राइटेरिया है वो पार करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो लोगों को पता है कि अगर ये IIT, IIM का, ISB का, हार्वर्ड का बंदा है, या तो ये सुपर अमीर है, या तो ये टैलेंटेड है, तो नेटवर्क चाहिए सर। नेटवर्क चाहिए। बड़े बड़े कंपनीज क्यों बोलते हैं, बड़े बड़े आप कंसल्टिंग कंपनीज देख लो, बड़े बड़े मार्केटिंग कंपनीज देख लो, मुझे IIT का ही बच्चा चाहिए। IIT में क्या सीखा है उनसे फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चा IIT का एग्जाम देके बाहर आ सकता है, वो हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन्ड है, होशियार है, उनको वो क्वालिटी के बच्चे चाहिए। तो इसके लिए एजुकेशन डिग्री की कीमत नहीं है, वो प्रोसेस की कीमत है कि आप वो डिसिप्लिन से 15 घंटा पढ़ पाए, आप में वो स्किल्स है कि आप एग्जाम दे पाए, आप नेटवर्क कर पाए, तो वो नेटवर्क की कीमत है, एलुमनाई की कीमत है। ओके, इसलिए कहते हैं आप
बिल्कुल। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ एजुकेशन करना है तो कोई अच्छे कॉलेज में करो, नहीं तो नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री के बेसिस पे बिजनेस तो बिल्कुल होता नहीं है। मेरे बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो IPOs निकाल रहे हैं, जो 1000 करोड़ के टर्नओवर पे, वो सब चौथी फेल है। अच्छा, 100% मैं लिस्ट देता हूँ। उसका रीजन है क्योंकि जो जितना ज्यादा पढ़ाई करता है ना, वो उतना रिस्क टेकिंग नहीं लेता। बिजनेस की रिस्क लेने से डर लगता है। बिल्कुल, क्योंकि वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है। अरे 9 to 5 जिएंगे, घर कौन गिरवी पे रखेगा। बिजनेस पे कभी लोन लेना है तो घर पे मॉर्गेज देना पड़ेगा, सैटरडे संडे वर्क करना पड़ेगा। जो हाईली एजुकेटेड है, व्हाई शुड आई वर्क सैटरडे संडे, आई नीड वेकेशन, तो भाई वो रिस्क नहीं लेगा। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस का पहला जो उसूल है वो रिस्क टेकिंग होता है। बिल्कुल। और मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है ना, एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मूवी अगर आपको मालूम है तो बहुत बड़ा पजल है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 50 साल पहले अगर मैं बॉम्बे में हूँ, आप दिल्ली के आसपास हो, मुझे आपसे बात करना है तो मैं कैसे बात करता? चिट्ठी से, टेलीग्राम से। 20 साल पहले शायद लैंडलाइन कॉल से, आजकल मोबाइल से। तो बात करने का तरीका चेंज हुआ। अगर मेरे को बॉम्बे से दिल्ली आना था 50 साल पहले, मैं कैसे आता सर? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से। 20 साल पहले ट्रेन से। अभी फ्लाइट्स बहुत ईजी हो गई, चीप हो गई। 50 साल पहले का एजुकेशन सेम, 20 साल पहले का एजुकेशन सेम, आज का भी एजुकेशन सेम। कुछ नहीं बढ़ा, खाली एजुकेशन की फीस बढ़ी है। आज भी रट्टा सिस्टम प्रमोट किया जाता है और एजुकेशन का एक ही मतलब है, इसको एक अच्छा एम्प्लॉय बनाओ। अच्छा, नॉट एंटरप्रेन्योर। कौन सिखाता है? आप बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? मनी सिखाओ, बजट सिखाओ, सेविंग सिखाओ, चाणक्य नीति सिखाओ, लीडरशिप सिखाओ, इंडिया का रियल इतिहास सिखाओ। हम नहीं सिखाते। हम क्या सिखाते हैं? बेटा 2+2 4 है, सुबह 9 बजे स्कूल में आओ, 6 बजे तक बैठो, 45 मिनट्स का क्लास है, लंच 30 मिनट्स में करो। यानी हम क्या ट्रेन कर रहे हैं? बेटा रोबोट जैसा जियो, नौकरी करो। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए बना है। बोलते भी हैं बच्चा जल्दी कुछ बन जाओ। हाँ, ये नहीं बोलते कि धंधा करो, बन जाओ, कोई कहीं नौकरी मिल जाए, पढ़ लो, लिख लो, नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। बट ये अब चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अब चेंज हो रहा है। इंडिया का एक यूथ बहुत चेंज हो चुका है। आज के यूथ नसीब वाले क्यों है? क्योंकि 90% यूथ को रोटी, कपड़ा, मकान का मेजर प्रॉब्लम नहीं है। या तो गवर्नमेंट ने सॉल्व किया है सोशल वेलफेयर के थ्रू। आज भी गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है, घर बांध रहा है, टॉयलेट बांध रहा है, और करना भी चाहिए, हमारे देश के लोग हैं। और या तो उनके फादर ग्रैंडफादर ने मेहनत करके कुछ तो किधर बना लिया है, और इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ है। तो क्योंकि उनको रोटी, कपड़ा, मकान का प्रॉब्लम नहीं है, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो माँ बाप की सुनते नहीं है। और माँ बाप बोलते हैं चलो उसका शादी होगा, बड़ा होगा, फिर सीरियस होगा। तो आज का यूथ ऐसा है कि पहले के लोगों में भूख क्यों था? मजबूरी थी साहब। हम पहले बोलते ना, मुंबई को देखो, सलाम है मुंबई को, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो भी अगले दिन काम पे लोग जा रहे। वो अगले दिन जा रहे इसके लिए क्योंकि 2 दिन का पगार कटेगा, उनको परवड़ेगा नहीं। वो मजबूरी थी। आज लोगों को काम पे नहीं जा रहा, वो 7 दिन काम पे नहीं जाएंगे। वो बोलेंगे होली का 3 दिन वेकेशन करना है, लॉन्ग वेकेशन जाना है, IPL का मैच देखना है, तो वो 6000 रुपये का टिकट भी देखेंगे। आज का यूथ ऐसा हो गया है। तो ये बदलते इंडिया को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। बिजनेस में चाणक्य नीति, आपने एक शब्द बिल्कुल किया। बिजनेस में चाणक्य नीति का क्या रोल है? बहुत रोल है। कैसे? आपको बिजनेस में जो भी करना है, तो जैसे 4 हम बोलते हैं ना कि काम, दाम, संड, भेद, चारों यूज़ करना पड़ता है। अगर कभी भी बोलते हैं ना कि सीधे हाथ से घी नहीं निकलती, तो टेढ़ा करना है, तो करना पड़ता है। आप जो जिस भाषा में समझता है, आपको उसी भाषा में है बात करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी वाला एम्प्लॉय है जो रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, ठीक है। जो नहीं करता तो उसको वार्निंग लेटर दो, उसको धमकी दो, या तो बहुत बदमाश है तो साइड में आके बोल के भाई 500 रुपये ज़्यादा देते हो, नाटक मत कर। तो आपको सब वो यूज़ करना पड़ता। हमारे देश के शास्त्र में बहुत ज्ञान है। जैसे अभी हम थोड़ी बात डिस्कस करेंगे कि बिजनेस करना है तो आपको सिर्फ 2 किताब पढ़ना है, और वो 2 किताब में पूरा सीक्रेट है। वो 2 किताब का नाम है रामायण एंड महाभारत। बिजनेस करना है तो रामायण और महाभारत अगर बिजनेस करना जानना चाहता है, ये 2 किताब के सार पढ़ लो, आप गारंटेड मिलियनियर बन गए, गारंटेड। अरे वाह, कैसे? आप बता ही दो फिर। जब आपने जिक्र कर दिया तो बता दो। चलो, अभी आपका कोई ऑडियंस है, बिजनेस करना चाहता है, बोलता है सर मेरे माँ बाप के पास 50 लाख भी नहीं है, मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो मैं बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूँ? मेरे पास टीम नहीं है, फंड्स नहीं, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? ये 99% लोगों का यही क्वेश्चन रहेगा कि बिजनेस करने तो पैसा लगेगा, लोग लगेंगे। तो रामायण से अभी सीखते हैं कि जब राम भगवान को उनके पिता ने बोला कि बेटा 14 साल का वनवास है, सॉरी, तो उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, वो अकेले जा रहे थे। तो लक्ष्मण उनका फर्स्ट कजिन है, रियल ब्रदर नहीं है, आप समझिए। तो लक्ष्मण क्यों उनके साथ गया? क्यों गया साथ में? ट्रस्ट था, नहीं, जरूरत नहीं था, ट्रस्ट था, चरित्र। तो आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रखो कि लाइफ में 2-3 लक्ष्मण, आपके फ्रेंड्स आपके साथ चले। वो बिजनेस कर रहे तो यार सैलरी वैलरी प्रॉफिट बाद में देख लेते, स्टार्ट करते, मुझे तेरे पे भरोसा है, तो हमारे साथ गलत नहीं करेगा।
तो दिस इज द राम लक्ष्मण मॉडल, राइट। फिर जब उसको रावण के सामने, रावण का मतलब कौन, आपके अमेजॉन, अंबानीज, अडानीज, यानी बड़े कंपटीशन के सामने लड़ना है, जो भी कंपटीटर, आपके पास टीम नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, लक्ष्मण का मतलब एक पार्टनर ऐसा ढूंढ लो जो आपको ट्रस्ट करे। फिर आपको हनुमान बनाने हैं। हनुमान का मतलब एक ऐसा पावरफुल टीम मेंबर जो टीम सिस्टम सेट करे। तो आप हनुमान बना लो। हनुमान भी कब आएगा आपके पास, जब उसको भरोसा है कि ये टीम आज छोटा है, आज एंट्री कर लूंगा तो कल मुझे प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, मेरी सैलरी होगी, मेरा घर होगा, तो मैं ये कंपनी के साथ वफादारी करता हूँ, और वो पावरफुल लोग आप खींच सकते हो। पर अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, एथिक्स नहीं, तो हनुमान आएगा और भाग जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि दुश्मन के लोग वो नौकरी छोड़ के आपके पास आए, विभीषण की तरह कि सर हम आपको मार्केट सिखाते, आप अच्छे लगते हो, आप ग्रो करोगे, आप हमें हेल्प कर देना एथिक्स के साथ, तो विभीषण आ जाए। आपके अंदर इतनी ताकत हो को आपको देख के ही बुढ़े मेंटर्स या अच्छे मेंटर्स फ्री में आपको गाइड करे, लाइक जामवंत, कि यार ये स्पार्क है, यार चलो मैं गाइड कर लेता हूँ, बेटा युद्ध लड़ना है, चलो मैं आपको फॉरेस्ट का रास्ता दिखा देता हूँ। और आपके दोस्त आप पे मर मिटने को तैयार हो जाता है कि यार जैसे जटायु, उसको मालूम है रावण के सामने लड़ना है, लेकिन नहीं यार ये कंपनी अच्छा काम कर रहा है, हम मर मिटते हैं, पगार मिलेगा तो मिलेगा। जैसे ताज होटल में जब आतंकवादियों ने अटैक किया तो एम्प्लॉयज भागे नहीं थे, वो सब जटायु बने कि हम मरेंगे, देखेंगे हमारे पीछे रतन टाटा साहब है, हमारे परिवार का ध्यान रखेगा, रखा उन्होंने, बिल्कुल रखा। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप रामायण मॉडल से इंस्पायर हो, अपने चरित्र पे काम करो, लक्ष्मण जैसे को फाउंडर ढूंढो, स्ट्रॉन्ग हनुमान जैसे कोर टीम लाओ, कॉम्पिटिटर से विभीषण खड़ा करो, और जटायु जैसे फ्रेंड्स बनाओ, जामवंत मेंटर ढूंढो, तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा। तो ये है रामायण मॉडल ऑफ बिजनेस। शानदार, बहुत शानदार जी, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास 25,000 रुपये हैं मात्र, हाँ, धंधा करना है, हाँ, क्या करें? सर 25,000 भी रिक्वायर्ड नहीं है। आज के तारीख में 2 सर्टिफिकेशंस लेना जो फ्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ले लो। एक है MSME सर्टिफिकेट, उद्योग आधार हम जो बोलते हैं, जो ऑनलाइन लो 10 मिनट में आ जाता है। ठीक है, हाँ, तो उसके बहुत बेनिफिट्स मैं बताता हूँ। सेकंड है, अगर आप नया बिजनेस कर रहे हो और उसमें अगर आप प्रूव कर सकते हो कि इसमें कुछ इनोवेशन है, इससे मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता हूँ, तो स्टार्टअप इंडिया में अप्लाई कर लो। अगेन ऑनलाइन है, फ्री है, स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट आ गया। ठीक है। उसके बाद अभी आपके पास आइडिया है, आपको पैसे चाहिए, मैं जेन्युइनली मुझे लगता है 5 लाख 10 लाख इनफ अमाउंट है इनिशियली स्टार्ट करने के लिए। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम अप्लाई कर लो, अप टू 10 लाख रुपीस ऑफ लोन मिलता है। प्रॉब्लम क्या है, आजकल हमारा यूथ को लगता है कि मोदी चाचा को हम DM करेंगे, मोदी चाचा पर्सनली आके आपको कैश देंगे। भाई ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ। आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सिंसियरली फॉर्म भरना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ईजी, बट मिलते हैं। हमारे काफ़ी मेंटीज को मिला है, 3 लाख 5 लाख 7 लाख मिला है। अच्छा, मिला है सर, बिना कोलैटरल इंटरेस्ट पे लोन मिला है। और मेरे को फुकट का नहीं चाहिए सर, मेरे को रेवड़ी नहीं चाहिए। एंटरप्रेन्योर खुददार होता है, वो बोलता है मेरे पास घर नहीं है, आप ब्याज पे पैसा दो, मैं खड़ा कर दूंगा, तो आपको वो लोन मिलता है। अच्छा, वो लोन नहीं है तो अगर आपके पास चरित्र अच्छा है तो फर्स्ट हमेशा फंडिंग आपके फ्रेंड्स और फैमिली करते हैं। बिल्कुल। जैसे मेरा ये बहुत एक वायरल वीडियो गया था, हमारा एक 18-19 साल का लड़का था, वो जब एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल रहा था, वो लड़का इतना शार्प था, थोड़ा मस्ती वाला था लेकिन शार्प था। उसके प्रिंसिपल और टीचर ने अपने पेंशन फंड से उसको 50-50 हज़ार रुपया दिए कि बेटा तू अपना बिजनेस कर रहा है, ये ले फंड्स, आएगा तो रिटर्न कर देना। ये है केस स्टडीज। यानी आपका चरित्र ऐसा हो कि फ्रेंड्स और फैमिली आपको हेल्प करे। भरोसा और चरित्र मैटर करता है 100%। लॉर्ड राम से एक ही चीज सीखना है। लॉर्ड राम को मेरा ऐसा मानना है, वो देवता थे बट वो आज भगवान क्यों है? मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने अपने चरित्र पे काम किया, धर्म पे काम किया, एथिक्स पे काम किया, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसके लिए तो आज उनका इतना महिमा। मेरे को लगता है रियल फादर ऑफ द कंट्री लॉर्ड राम ही है ना, हमारे रियल। अभी तक हम लोगों ने भगवान की तरह पूजा है, आज समझ में आया कि राम जी का महत्व बिजनेस में भी है। क्योंकि राम जी के पास क्या था सिवाय अपने शक्ति और चरित्र, और क्या था? जंगल में कोई हथियार नहीं, कोई आर्मी नहीं, और सामने अमेजॉन, अंबानी, अडानी, यानी सामने रावण। ये तो आज हमारे इंडियंस की हालत है ना। बट अगर आपके अंदर स्पार्क है, एनर्जी है, अच्छे कर्म है, चरित्र है, आपको लक्ष्मण हनुमान सब मिलेगा। और ये मैंने किया है, देखा है, खुद ने देखा है। तो ये 100% मॉडल प्रूवन है। लेकिन ये तो रामायण हो गया। अब आप पूछोगे सर महाभारत से क्या सीखना? ओके, तो अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अब आपका मॉडल हिट हो गया, आपने रावण को हरा दिया, आपने प्रॉफिट कमाया। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? राम युद्ध कौन लड़ रहा था? रामायण में युद्ध कौन लड़ रहा था? राम भगवान स्वयं फील्ड पे लड़ रहे थे। यानी स्टार्टिंग में आपको खुद को फील्ड पे उतरना पड़ेगा। आप ऑफिस में आराम से ऐसे बैठ के एसी पे इंस्टाग्राम पे रहोगे तो धंधा नहीं होगा। स्टार्टिंग में खुद उतरो, चप्पल घिसो, खुद को भागो। लेकिन जब बिजनेस सेट होता है ना, तो फिर आप महाभारत मॉडल में आओ। महाभारत मॉडल में क्या है? आप पहले 5 पांडव को सेट करो। यानी 5 बिजनेस के 5 फंक्शंस होते हैं। 5 पांडव को सेट करना बहुत जरूरी है, और आप खुद कृष्ण बन जाओ।
कृष्णा का मतलब क्या है, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ डेटा देखूंगा, मैं गाइड करूंगा। तो धंधा 10 साल के बाद अगर आप ही कैश काउंटर पे बैठे हो, आप ही ऑर्डर ले रहे हो, आप ही वेंडर पेमेंट कर रहे हो, तो आप रामू काका हो। राम भगवान से रामू काका बन गए आप। ठीक है, आप रामू काका बन गए। ठीक। तो आपको वो अक्ल होना चाहिए कि अब मैं टीम सेट करूं, मेरा एक हनुमान है, अब एक हनुमान से मैं 5 पांडव बनाऊं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये मेरा बहुत वायरल भी गया है कि अर्जुन का मतलब जो सेल्स टारगेट और सीईओ का काम करे, फोकस, अर्जुन फोकस्ड। भीम का मतलब जो टीम का आर्मी हो, यानी जो टीम को संभाले। युधिष्ठिर का मतलब जो एकदम डिसिप्लिन से चले, फाइनेंस और सिस्टम को चलाए, ईमानदार और फाइनेंस और सिस्टम्स, धर्म, भाई पैसा देना है देना है, लेना है लेना है। और नकुल और सहदेव यानी सेल्स, मार्केटिंग, पीआर, पॉडकास्ट है। तो ये 5 आदमी को सेट कर दो, यानी एक सेल्स देखेगा, एक मार्केटिंग देखेगा, एक कंपनी का स्ट्रैटेजी गोल्स अर्जुन जैसा देखेगा, एक टीम देखेगा, एक फाइनेंस देखेगा, आपके डिपार्टमेंट हेड्स हो गए, आपको सिर्फ उनको चलाना, ये 5 युद्ध लड़ेंगे। ये हो गया महाभारत मॉडल। दिस इज वेयर पीपल मिस। वो इनिशियली तो फील्ड पे उतरते हैं, लेकिन फिर वही लड़ते रहते हैं और राम भगवान से रामू काका बन जाते हैं। आप समझो ना कि आपको एक टाइम पे जब टीम रोता है तो टीम को लड़ने दो, आप मत लड़ो। और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि एक बार वो टीम भी फेमस हो गया, फिर आपका काम होता है लाइक लॉर्ड गौतम बुद्धा, संन्यास ले लो भाई, बिजनेस चलेगा आपके बिना। अब आप बाहर जाओ, बाहर जाके इनोवेशन करो, दान पुण्य करो, लोगों की हेल्प करो। लाइक अंबानी से, लाइक मोतीलाल ओसवाल है, लाइक रतन टाटा सर है। क्या बिजनेस चल रहा है, मेरे नाम पे चल रहा है, और बिजनेस करो, या हॉस्पिटल बनाओ, टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाओ, या लोगों को हेल्प करो। अल्टीमेटली हम ऊपर पैसे नहीं लेके जाएंगे सर, ऊपर अगर आप मानते हो ईश्वर में तो बिजनेस चल गया तो फिर दुआ। तो फिर बिजनेस चल रहा है तो आप संन्यास लो, अभी मेरे बिना दुनिया चलेगा, आई एम हैप्पी, अब दुआ कमाते हैं, कुछ अच्छा लेगेसी छोड़ के जाते हैं। तो ये मॉडल आप फॉलो करोगे तो बिजनेस सेट होगा। तो पहले खुद फील्ड पे उतरो, खुद फाइट करो, फिर प्रॉपर टीम सेट करो, फिर हट जाओ। तो आपके बिना सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन जितने लोग देख रहे हैं वो अपने फादर को देखते रहेंगे या अपने बिजनेस को देखते रहेंगे। तो डू नॉट वर्क इन द बिजनेस, वर्क ऑन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर काम करोगे तो इनिशियली करो, बट जिंदगी भर काम करोगे तो आप रामू काका भव। बिजनेस के ऊपर काम करो, यानी टीम सिस्टम्स के कारण काम करो, तो आप फ्री कर पाएंगे। और ये सिर्फ मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ सर, आज मेरे खुद के रिटेल चेन स्टोर्स है। हमने 3 साल पहले फॉर्म किया, बिना 1 रुपया फंडिंग का, बिना 1 रुपया लोन का। 5 स्टोर्स में मैं महीने का सिर्फ 1 ही दिन जाता हूँ। वो भी वो लोग प्यार से बुलाते कि सर एक बार मुंह दिखा दो, झलक दिखला जाओ, गाना चल जाता है, झलक दिखला जाओ, तो मैं जाता हूँ। तो 5 रिटेल स्टोर्स मेरे बिना चल रहा है, प्रॉफिटेबल। इतने लोगों का, डॉक्टर्स का, थेरेपिस्ट का, एम्प्लॉयज का घर चल रहा है। मैं तो लक्की समझता हूँ कि यार हमने कुछ जनरेट किया। मेरा एक फैक्ट्री जिसके साल में 1 ही दिन में जाता हूँ, खाली दिवाली बोनस देने के लिए, बस साल में एक बार जाता हूँ, क्योंकि जाना चाहिए सर। ये तो वो ऊर्जा वो देखना तो चाहिए, एक बार तो जाना चाहिए। इतना भी बिजी नहीं है। तो हम सिर्फ दिन का 2-3 घंटा काम करते हैं, बाकी फ्री है, नेटवर्किंग करते हैं, रिलेशनशिप करते हैं। तो हमने जो बोला है हमने खुद ने इम्प्लीमेंट किया है, हजारों लोगों को इम्प्लीमेंट करवाया है और रिजल्ट है इसका। आप अभी बात कर रहे थे फ्रीबीज की, गवर्नमेंट देती है, ये दुआ के पार्ट में है। लेकिन मेरा एक सवाल यहाँ ये है कि एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई फ्रीबीज की। तो क्या ये हमारी इकोनॉमी जो देश की है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, उसकी वेस्टेज नहीं होती? देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। 2 सर्वे किया गया था, मैं दोनों सर्वे शेयर करता हूँ, डेटा के साथ बात कर रहा हूँ। 97% इंडियंस ऐसे हैं, हमारे भारत देश में लोग ऐसे हैं, अगर उनका पेट भरा गया ना तो काम नहीं करेंगे। कौन काम करेगा सर? इनोवेशन कहाँ से आएगा? हम नया एप्पल, नेटफ्लिक्स कहाँ से निकालेंगे? और वो निकालेंगे तो उसमें काम कौन करेगा? फ्री का अनाज मिल रहा है, क्यों काम करे? वो दिन भर फ्री का जियो आ रहा है या 400 रुपये का जियो आ रहा है, फ्री भर बैठ के ट्रोल करेंगे खाली नेटफ्लिक्स, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आपको ज्ञान देंगे। तो ये देश को आप बर्बाद कर रहे हो। और एक कहावत है कि आपको अगर किसी को लेजी बनाना है तो उसको फ्री का खाना दो, तो वो सोचेगा भी नहीं, वो गवर्नमेंट को चैलेंज भी नहीं करेगा, इनोवेशन भी नहीं करेगा। तो ये देश के लिए बहुत ख़राब है। सेकंड इसके लिए ख़राब है क्योंकि भारत देश में हम इतना बोलते हैं ना, इंडिया शाइनिंग है, लेकिन सिर्फ 20%। आज भी 80% इंडियंस सर्वाइवल के लिए तकलीफ में है। वो हैंड टू माउथ जी रहे, गवर्नमेंट से उनको फ्री अनाज आ रहा है, तो उनके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। तो आप समझो कि ये लोग के अंदर ही भूख था, इसके लिए वो यूपी, बिहार, झारखंड को छोड़ के मुंबई, दिल्ली में काम कर रहे थे। हमारे लोग यहाँ से छोड़ के यूएसए में काम कर रहे थे। अब भूख ही नहीं है तो कोई काम ही नहीं करेगा। और फिर वो तो दादागिरी करेंगे, भाई हमारा हक है 2000 रुपये महीने का दो, हमारा हक है फ्री अनाज दो। तो ये हक के कारण ये जो 20% लोग मेहनत कर रहे हैं उनका टैक्स बर्डन बढ़ेगा। अच्छा, टैक्स बर्डन बढ़ेगा, जीएसटी रेट भी बढ़ेगा। दुबई में जाओ, जीएसटी या वैट 5% है सर, इंडिया में सीमेंट पे 28% है।
जो कि नेसेसिटी है मकान, नेसेसिटी है मकान, बट गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। रेवड़ी स्कीम कहाँ से फंड करेंगे? ऑलरेडी डेफिसिट में है। अब लाडली बहन में 2000 देना है, फ्री अनाज देना है, लेडीज़ को फ्री सीट देना है, वोट बैंक के चक्कर में तो हम लोन्स ले लेके और बर्बाद कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली ये 20% को हम मार रहे हैं। अब देश के लिए क्या होगा मालूम है? ट्रंप ने उधर बोल दिया $5 मिलियन मुझे दे दो, गोल्डन वीज़ा आ जाओ, इधर सेट हो जाओ, इधर हेल्थ केयर है, अच्छी हवा है, तो लोग इंडिया छोड़ के दुबई जा रहे हैं, मलेशिया जा रहे हैं। सवाल पूछने वाला था मैं आपसे, जा रहे हैं, जितने नए बिलियनर्स बन रहे हैं इस देश जा रहे हैं में, सर, सब देश से बाहर वो जा रहे देश हैं, छोड़ के जा रहे हैं। विराट कोहली साहब, जिस देश ने उसको इतना कुछ दिया, और मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूँ, वो सोचता है कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या, ना हवा अच्छा, ना हेल्थ केयर, ना एजुकेशन। रूमर जाके वो लंदन शिफ्ट हो रहा है जब रिटायर होगा तब। इनफैक्ट अभी भी देखो वो लोग लंदन ही रह रहे, अप डाउन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूरोप, साइप्रस, मॉरिशस, यूएसए, दुबई, बहुत सारे लोग गए। क्यों? टैक्स भरने से मुझे तकलीफ नहीं है साहब, टैक्स भरो, आप 40% टैक्स लो, उसके सामने क्या मिलता है मुझे? स्वच्छ हवा नहीं मिल रहा, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, बीमार हो तो हॉस्पिटल का बिल मुझे चुकाना है, बच्चों की फीस चुकानी है। उससे अच्छा भारत देश में मैं बिजनेस करूंगा, अप डाउन करूंगा, जीएसटी भरूंगा, लेकिन रहूंगा बाहर। तो ये रेवड़ी के कल्चर के चक्कर में ब्रेन और वेल्थ दोनों ड्रेन होते जाएगा, और फिर इंडिया में एक टाइम ऐसे रहेगा कि सिर्फ अंबानी, अडानी और सुपर रिच रहेंगे और 99% एकदम यूजलेस लोग रहेंगे। तो क्या ये सरकार को समझ में नहीं आ रही? आ रहा है, बट मजबूरी है सर, और इसके लिए सरकार भी बहुत स्मार्ट है। क्या है, अगर आपके सामने एक पार्टी है जो बोल देता है कि हम 2000 रुपये दे रहे हैं, तो इंडियन सोचेंगे नहीं। तो उसके सामने जीतने के लिए ये टाइम, दिल्ली में बीजेपी को जीतने के लिए इतने साल दिल्ली में बीजेपी ने फ्री बीज नहीं दिया, मजबूरन देना पड़ा, जीतना है। तो इसके लिए सरकार क्या पुश कर रहे हैं मालूम है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, कि रेवड़ी वेवड़ी का अनाउंसमेंट एक ही बार कर लो, एक पूरा जीत लो, फिर 4 साल डिसिप्लिन से बिल्ड करो। तो सरकार ट्राई कर रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी का अनफॉर्चुनेट यही है कि नंबर्स गेम है, और सारा का सारा खेल नंबर का, नंबर के। और इसके लिए आप देखो ना, इलीगल माइग्रेंट्स को भी ये लोग वोटर आईडी देते हैं कि नंबर्स के होता है। बांग्लादेशी कितने भरे हुए हैं, दिल्ली में हैं और भी पूरे देश में है। और मेरा बहुत कंट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट है, भारत देश को अगर ग्रो करना है तो डेमोक्रेसी को 10 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा। देखो, छोड़ना पड़ेगा। मैं रीजन के साथ देता हूँ, रिस्क भी है उसमें कि भाई रिलीजन का युद्ध ना हो जाए या ज़्यादा फ्रीडम हमसे छीना ना जाए। बट इंडिया और चाइना 1960s में सेम लेवल पे थे, बिल्कुल सेम लेवल पे थे। चाइना ने थोड़ा तानाशाही किया, वहाँ पे लोगों के पास फ्रीडम कम है, लेकिन लैंड कितना फास्ट मिलता है प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे मुंबई में एक एयरपोर्ट के लिए लैंड गवर्नमेंट को 25 साल लग गया, तब भी लैंड नहीं मिला सर। PIL कोर्ट केस। चाइना ने बोल दिया ये लैंड चाहिए देश के लिए, चुपचाप गेट आउट, खत्म, लैंड बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। लेबर लॉस, कोई नाटक वाटक नहीं, तुमको पैसा दे देंगे, चुपचाप काम करो, कर रहे काम। तो चाइना हैज़ बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा भी है, बुरा भी है। हाँ, बुरा भी है। चलो चाइना को छोड़ दो, सिंगापुर, इतना सा देश, छोटा सा, क्या है सिंगापुर के पास? ऑयल है क्या? नहीं। कुछ नहीं है। कोई मिनरल है? नहीं। एक अच्छा लीडर था सर, डिसिप्लिन वाला, नो नॉनसेंस। वो क्या बोलता है? मैं फाइनेंस इंटेलिजेंस ऑफ द वर्ल्ड बनूंगा। चाइना भी है, इंडिया भी है, यूरोप भी है, जापान भी है, सबको कनेक्ट करूंगा। सिंगापुर सिर्फ बैंकिंग पे चलता है, क्या मैन्युफैक्चर करता है सिंगापुर? और सिंगापुर की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखो सर, कितनी बढ़िया है, पीसफुल है। वो छोड़ दो सर, दुबई एक टाइम पे पूरा गरीब देश, डेजर्ट था, सिर्फ तेल था। बट वो लोग ने भी आज टॉलरेंस तो रखा है ना, वहाँ पे हिंदूज भी हमारे रह रहे, आज मंदिर भी बन रहे। तो भारत देश में अगर ये वोट बैंक पॉलिटिक्स को छोड़ के या तो डेमोक्रेसी रखो, तो लोकल लेवल का आपका काउंसिलर के लिए, MLA के लिए रखो। भारत देश को, मोदी सरकार को 7 साल चलाने दो, कि भाई आप रेवड़ी हटा दो, आप देश के लिए जो सही है वो करो। जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन को कम करो। मैं ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप देखो 90% रिजर्वेशन के लोग वही लेते हैं जिनके फैमिली ने ऑलरेडी बेनिफिट्स ले लिया है। यानी समझो, रिजर्वेशन में मैंने पढ़ा, वो पुश्तैनी चला आ रहा अब मेरी बेटी भी पढ़ रही है, तो रिजर्वेशन का फायदा कहाँ हुआ भाई? जो बेचारा अंडर प्रिविलेज है उसको फायदा ही नहीं हुआ। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट IAS ऑफिसर आज करोड़ों के घर पे ले रहे हैं, और उनकी बेटी भी रिजर्वेशन में ही 50% में। एकदम सही बोला। गलत है, आप रिजर्वेशन रखो, क्योंकि सालों का अन्याय है, अंडर प्रिविलेज है, होना चाहिए। बट ये रूल डाल दो कि अगर आपका इनकम ज़्यादा है या आपके परिवार में किसी को भी 3 जनरेशन में रिजर्वेशन मिला, आपको नहीं मिलेगा। ये टफ कॉल्स लेने के लिए हिम्मत चाहिए। अम्बेडकर ने भी कहा था कि 5 साल के बाद रिव्यू कर लेना, 10 साल के बाद रिव्यू कर लेना। 70 साल हो गए सर, 70 साल से रिव्यू नहीं हुआ। अच्छा, और एक टफ रूल लेने का जरूरत है सर। किसान हमारी जान है। कौन सा किसान से 10 करोड़ कमाता है? दिल से हाथ रख के बोलो, कोई नहीं। शाहरुख खान कमाता है सर। शाहरुख खान की बेटी किसान इनकम में 10 करोड़ का घर लेती है। अमिताभ बच्चन एग्रीकल्चर इनकम दिखाते हैं, पॉलिटिशियंस दिखाते हैं, क्योंकि टैक्स फ्री इनकम है। तो ये बिल पास करने के लिए हिम्मत चाहिए कि भाई जो किसान 10 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए थोड़ा डेमोक्रेसी से हट के हमें एक फर्म लीडर चाहिए जो धर्म पे ना लड़ाए
और लोगों को एक सहानुभूति रखे, लेकिन ये टफ कॉल्स ले। और क्या ये फ्यूचर में हो सकता है? होना चाहिए, होगा, ऐसे मैं दुआ करता हूँ। बट राइट लीडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गया तो धर्म के वॉर्स हो जाएंगे, और अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाएगा तो वो मीडिया को सेंसर करेगा, ये सब करेगा। तो राइट आदमी मिल गया तो ये होना चाहिए, एटलीस्ट 10 साल के लिए होना चाहिए। मोदी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मोदी है तो मुमकिन है, मार्केटिंग जीनियस है। मैं शायद उनको एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो और 6 मारे, बट वो बहुत बैलेंस तरीके से चल रहे। कभी कभी ऐसे लगता है कि वो मार्केटिंग बहुत ब्रिलियंटली करते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी से वो भी थके हुए। बट उनको एक चीज़ करता हूँ कि ही इज़ मास्टर ऑफ पीआर। आप देखो अभी ट्रम्प साहब ने सबकी हालत ख़राब की है। जेलेंस्की की तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बस जेलेंस्की की तो पतलून गिली कर दी, चड्डी उतार दी, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट आते हैं, उनको साइड में स्टूल पे बिठाते, यानी एक कम कुर्सी पे बिठाते हैं। मोदी को फुल इज्जत दिया। भले इंडिया के बारे में टफ बोलता है, लेकिन मोदी को फुल इज्जत दिया। तो मोदी ने वर्ल्ड में इंडिया की इमेज सुधारी है। मोदी साहब ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, और आज भी 60-65% इंडियंस को मोदी ऑनेस्ट, नॉन करप्ट, केपेबल लीडर लगता है। मुझे भी लगता है। आई थिंक ही कैन डू मच बेटर। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लास्ट 2 साल में वो एक लेगेसी छोड़ के जाओ, टफ डिसीजंस ले। ये मेरी स्टार्टअप को, जो स्टार्टअप शुरू करे या कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको मोदी जी से क्या सीखना चाहिए? आई थिंक डिसिप्लिन एंड सैक्रिफाइस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे अंदर एरोगेंस और हिकड़ी बहुत रहती है। मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब यूएस ने उनको बैन कर दिया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो वो हिकड़ी रख सकते थे कि साले तूने मुझे बैन किया, तेरे यहाँ नहीं आता हूँ, जा। नहीं, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, ईगो छोड़ दो, जो हो गया, कोई बात नहीं, गले मिलो। यानी एंटरप्रेनर को भी ये लेसन सीखना चाहिए कि भाई थप्पड़ खा के भी स्माइल करने की आदत डाल दो। गलतियाँ होगी, कोई गाली भी गुस्से में दे देगा, माफ़ करो, दोस्त बनाओ। दुश्मनी करके धंधा नहीं होता। ये मोदी जी से सीखना है। सेकंड, उनका कमिटमेंट। ही इज़ मास्टर ऑफ मार्केटिंग एंड कमिटमेंट। आप देखो वो जिस तरह वो पीआर करते हैं, जिस तरह उनका एंगल रहता है, कोई सही बोलेगा, कोई गलत बोलेगा, बट बिजनेस में आज मार्केटिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। ओला ने मार्केटिंग किया तो मार्केट से ज़्यादा है, एथर का मार्केट शेयर कम है। तो मार्केटिंग, आई लर्न फ्रॉम मोदी जी, आई रियली एडमायर हिम। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वो मार्केटिंग के मास्टर है। एंड सेकेंड, माफ़ करके दोस्त बनाओ, लॉन्ग टर्म गोल को देखो। तो ये 2 चीज़ स्टार्टअप और बिजनेसमैन को सीखना चाहिए। यही एक सवाल और ऐड कर बोलिए ना। क्या 10 साल में कुछ बदलाव आपको नजर आता है? आपने क्या महसूस किया लास्ट 10 ईयर्स में? 10 ईयर्स। क्या भारत भाग्य विधाता वाले रूप में मोदी जी को कहा जा सकता है? वर्क इन प्रोग्रेस है, बट डेफिनेट इम्प्रूवमेंट्स हुए। और कोविड का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसका रीज़न है कि पहले दुनिया चाइना से बहुत कंफर्टेबल था। और आपके चैनल पे क्लियर बोल दूँ, मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, बट इंडिया चाइना को 100 साल में भी टच नहीं कर पाएगा। अच्छा। उसकी आप जाइए सर कैंटन फेयर में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम बहुत पीछे है। और हमारे यहाँ पे लैंड, लेबर इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज इतने ज़्यादा है कि compete करने के लिए आज मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट 20, 30, 100 ईयर्स हम दूर हैं। लेकिन पूरी दुनिया को चाइना का एक बैकअप प्लान चाहिए, क्योंकि कोविड में सबने कान पकड़ लिया कि चाइना पे डिपेंडेंट है, तो वो कभी World War 3 हो गया, कभी लात मार सकता है, या लॉजिस्टिक्स इश्यू हो सकता है। तो चाइना +1 सब लोग ढूंढ रहे हैं, और उसमें इंडिया का अच्छा नाम आ रहा है। अच्छा। आप देखो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ पे आ रहा है, टेस्ला यहाँ पे सेट हो रहा है, एप्पल यहाँ पे सेट कर रहा है। तो लोग क्या बोलते हैं, 90-95% चाइना से ले लेंगे, 5-10% के लिए इंडिया ठीक है, रिलायबल है। और वैसे भी आप देखो मेडिसिन में तो इंडिया का नाम अच्छा ही है, वैक्सीन हमने दिया, मैन्युफैक्चर किया। तो चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये सब कंट्री अब चाइना +1 में लोग ऑप्शंस देख रहे हैं। इनफैक्ट बांग्लादेश एक टाइम पे बिजनेस बहुत लिखे गया, बट वहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। इंडिया में एक तो मोदी जी को देना पड़ेगा कि एक स्टेबिलिटी फैक्टर आया है, जिसके कारण अभी के स्टॉक मार्केट को छोड़ दो, इतने सालों से फॉरेन फंड से बहुत इन्वेस्ट किया स्टेबिलिटी के कारण। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप बता रहे हैं, तो एक मोदी जी का ही एक ड्रीम है 5 ट्रिलियन इकॉनमी का, तो हम उसको कैसे अचीव करेंगे? देखो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने के लिए सबको मेहनत करना पड़ेगा, एंड ओनली वे टू अचीव इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसलिए मोदी जी ने बीच में बोला था ना, और उनके गवर्नमेंट ने बोला था, जो समोसा बनाता है, पकौड़ा तलता है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि आप जॉब्स क्रिएट नहीं करेंगे, आप समझो 140-150 करोड़ का देश है, इतने यूथ को अगर आप काम नहीं दोगे तो वो ट्रोली करेंगे, चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे, सोशल अनरेस्ट होगा। लोगों को काम देना बहुत ज़रूरी है। तो इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन यानी आप देखो एआई में हम बातें इतनी कर रहे हैं, लेकिन इंडिया एआई में कुछ नहीं कर रहा। ओके, आएंगे उसके पर शायद बाद में। हम टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं कर रहे, वी आर सर्विस प्रोवाइडर्स। इंडिया का आज भी 60-65% इकोनॉमी और एक्सपोर्ट सर्विस पे चलता है।
अच्छा। TCS ने इंजीनियर्स का सर्विस भेजा, इन्फोसिस ने किया, हमने कंसल्टिंग किया। तो इंडिया अब चाहता है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो मोदी जी अब ये फितरत में है कि हम इसको फ्लिप करें तो देश स्टेबल होगा, तो ही 5 ट्रिलियन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ओनली, मोर मैन्युफैक्चरिंग, मोर एक्सपोर्ट बिजनेसेस, वो होगा तो ही 5 और 6 ट्रिलियन होगा, नहीं तो नहीं होगा। गांव-गांव में जैसे आपने समोसे की बात की, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है जी, एक गांव-गांव में एंटरप्रेन्योर कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैं आपको बोलता हूँ, इंडिया में Tier 2 Tier 3 सिटीज में जो बिजनेस का पोटेंशियल है वो बॉम्बे दिल्ली में है ही नहीं। नहीं है? नहीं है सर। एक छोटा तो सा बड़ा उदाहरण शॉकिंग, मतलब मैं आपको बोलता हूँ, मुंबई दिल्ली आर सैचुरेटेड, कॉस्टली। एक साधारण एग्जांपल देता हूँ सर, चाय की कप आप पीते हो, बॉम्बे में भी 10-15 रुपया, बिल्कुल, और Tier 3 सिटी में भी 10-15 रुपया। अभी यहाँ का मुझे चाय का एक दुकान डालना है, रेंट बॉम्बे में या दिल्ली में 1 लाख रुपया, आदमी पगार का 15,000 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बिल महंगा, ब्राइब्स महंगे। Tier 3 सिटी में वही जगह 20,000 रुपये में, आदमी 10,000 का। चाय का कप कितने का सर? वही 10-15 का। आप समझ रहे हो, कॉस्ट कम है वहां पे, और बिजनेस लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है। हैदराबाद में देखो लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है, सूरत पे देखो स्पेंडिंग पावर है, आप छोटे छोटे जबलपुर जैसे शहर में देखो स्पेंडिंग पावर है। और इसके लिए वहाँ पे ब्रांड्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। मैं 2 कंपनीज का एग्जांपल दूंगा। एक है विशाल मेगा मार्ट, जिसका जस्ट रिसेंटली IPO आया। विशाल मेगा मार्ट ने क्या किया सर? कुछ नहीं किया, एक ही काम किया। डीमार्ट शहर में है, हम Tier 2 3 के डीमार्ट बनते, लोगों को वहाँ पे हल्का दुबई मॉल वाला एक्सपीरियंस देते, तो बेचारे Tier 3 वाले लोग एक्साइटेड है कि हम शेयर जाना चाहते हैं। शेयर वाला मॉल का फील है, सस्ता प्राइसिंग है, प्राइसिंग सस्ता रखा। मालूम है कितने का IPO आया सर? 30,000 करोड़ वैल्यूएशन। 30,000 करोड़ और 8,000 करोड़ IPO में निकाला और पूरा जेब में गया इन्वेस्टर के। वाह। यानी Tier 2 Tier 3 में है धंधा। और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ओला उबर आपने नाम सुना, शेयर में लड़ाई कर रहे। रैपिडो ने सुमड़ी में Tier 3 में लॉन्च कर दिया, यूनिकॉर्न बन गया। Tier 2 Tier 3 में है बिजनेसेस, कॉस्ट कम है, लोगों के पास पैसे ज्यादा है। मेरा बस चले तो बॉम्बे में, मैं सबको बोलता हूँ और काफी लोगों ने किया है, समझो बॉम्बे में मेरे पास एक घर है, उसका कीमत है 5 करोड़ रुपया, इजीली उसको बेच दो, 5 करोड़ रुपये आपको मिल गए। 1 करोड़ का जो भी लोन वोन है सब लाइफ में उतार दो, आप लोन फ्री हो गए। 4 करोड़ में चले जाओ Tier 2 सिटी में, 2 करोड़ में आलीशान आपका घर बन जाएगा, ऑफिस बन जाएगा। 1 करोड़ FD में डाल दो, उसका ब्याज 80,000 आएगा, उससे आपका घर निकल जाएगा। और 1 करोड़ धंधे में डाल दो, आप बिलियनर एंटरप्रेन्योर बन गए। क्या आइडिया है। और बॉम्बे में वही EMI जेब, ट्रैफिक में, पोल्यूशन में मरो। पर यहाँ एक सवाल है, बोलिए। माइंडसेट। बोलिए। आप बॉम्बे में रहते हो, बिल्कुल। आप Tier 2 में जबलपुर में जाके रहना पॉसिबल है? किया मैं है। दिल्ली में रहता हूँ, किया है लोगों ने। मैं बनारस में जाके रह सकता हूँ। 2 ये रीजन, माइंडसेट कैसे बदले? 2 रीजंस लोगों को स्टॉप करता है। एक है नाइट लाइफ एंटरटेनमेंट, एजुकेशन की क्वालिटी, कि भाई जो फैसिलिटीज बॉम्बे में है, हेल्थ केयर है, पार्टी है, मूवीज है, एजुकेशन है, वो मेरे को जबलपुर में या कोई भी शहर में नहीं मिलेगा। यस, हेल्थ भी, हेल्थ पे जो भी है। तो अब धीरे धीरे बिकॉज ब्रांड्स हर जगह खुल रहे, डीमार्ट आ रहा है, स्टारबक्स वहाँ पे भी आ रहा है, हर ब्रांड्स खुल रहे धीरे धीरे, तो एजुकेशन भी ढंग का मिल रहा है, सब मिल रहा है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सेकंड है सोशल सर्कल, मैं यहाँ पे पला हूँ, मेरे फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स यहाँ पे, तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा। बट अगर आप जाते हो तो आप लोन फ्री, EMI फ्री, करोड़पति बनते हो, तो चॉइस इज योर्स। हमारे यहाँ पे एक कैंपेन चला है, हमारे एक बहुत अच्छे कम्युनिटी लीडर ने, जिसने कैंपेन चला है बैक टू कच्छ रूट्स। अच्छा। हम कच्छ में 1940s 50s से छोड़ के मुंबई दिल्ली आए, अब कुछ बिजनेस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना बेचो, फंड जमा करो, हम वहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, तो एक ही टाइप के लोग मिलेंगे तो आप लेफ्ट आउट नहीं हो गए। हम वहाँ पे एस्टेब्लिश बिजनेस दे रहे हैं आपको, पोमोग्रेनेट का, ड्रैगन फ्रूट का, बाकी का, कि आपके पास एक बिजनेस प्लान हो। वहाँ पे हम अच्छा एजुकेशन, ऑलरेडी स्कूल और हॉस्पिटल बांध चुके हैं, तो आप वहाँ पे आइए। तो बैक टू कच्छ में मेरे हिसाब से मोर देन 1,000 पीपल प्लस हैव टेकन पार्ट, जिन्होंने मुंबई में अपना सब सामान वामान निकाल के कच्छ में गए। क्यों? लोन्स में जीने से अच्छा वहाँ पे करोड़पति बन के जियो, और बिजनेस तो है। अब आपको ड्रैगन फ्रूट का एक्सपोर्ट करना है, आप बॉम्बे में रहो, कच्छ में रहो, किसको क्या फर्क पड़ता है साहब? फर्क ही नहीं पड़ता, आप कहाँ रहते हो उससे क्या फर्क। बट कच्छ में क्लीन एयर है सर, 5 साल जिंदगी के बढ़ गए, ग्रीनरी है, ओके, खर्चा कम है, आपकी सेविंग्स बढ़ गई, आप रेंज रोवर लेके घूमो, आप वहाँ के राजा हो गए सर। और बॉम्बे में आप ट्रेन में धक्के में खुश हो, तो माइंडसेट की इशू है, अपॉर्चुनिटी है। इन शॉर्ट, जितने भी लोग Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में है, आई एम जलस, आपके पास ज़्यादा चांस है। कुछ नहीं करना है, जो चीज़ अमेरिका में या मुंबई में सक्सेसफुल चल रहा है, कॉपी पेस्ट करके थोड़ा लोकल तड़का डाल दो और वहाँ पे लॉन्च कर दो, हिट होना ही होना है। क्यों नहीं हिट होगा? होगा ही होगा। मीन्स गांव-गांव में एंटरप्रेन्योर आ सकते हैं। आएगा ही सर, आएगा ही, क्यों नहीं आएगा?
अच्छा, आप हम एआई की बात कर रहे थे। बिल्कुल। उसको मिसयूज़ को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। अभी एक वीडियो देखा होगा आपने, ट्रंप और ज़ेलेंस्की में फाइट का बना दिया। तो आने वाले टाइम में क्या एआई उसका मिसयूज़ हो सकता है? इस पर बहुत चर्चाएं होती हैं। होगा सर, क्यों नहीं होगा, बट एआई इज हियर टू स्टे। एआई रहेगा, एआई से आप भाग नहीं सकते। एक्सेप्ट कर लो, एआई आपके जीवन का हिस्सा रहेगा और 70-80% जॉब को एआई खा भी जाएगा। ऐसा भी होगा? क्यों नहीं होगा सर। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको कंटेंट रिसर्च करना है, कोई आदमी को दो, उसको समझाओ, वो भी तो इंटरनेट से सर्च कर रहा है। उससे अच्छा एआई को पेड प्रॉम्प्ट दे दो, वही रिसर्च कर देगा। वीडियो एडिटिंग एआई कर सकता है, पोस्टिंग एआई कर सकता है। यानी आप 5 आदमी का काम एआई खा सकता है। खाली मॉनिटर करने के लिए एक आदमी रख दो जिसको एआई प्रॉम्प्ट लिखना आता हो, एडिटिंग आता हो, 5 जॉब चलेगा 1 सेकंड में। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगा। बिल्कुल बढ़ाएगा। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, इंडिया एक ऐसे टाइम पे आएगा कि जो इंसान या एंटरप्रेन्योरशिप या अपने स्किल्स पे काम नहीं करेगा, वो फिर उसको रेवड़ी भरोसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स बहुत जाएंगे। आप देखो, लीगल अग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, लॉयर को कॉल करो, साहब मैं बिजी हूँ, 5,000 भेजो, अरे चल एआई में भेज दो, लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट ड्राफ्ट मिल जाता है। फिर लॉयर को व्हाट्सएप पे बोलो भाई चेक कर, 2 मिनट में सिर्फ 200 रुपये देता हूँ, करेगा चेक, क्यों नहीं करेगा। पहले वो ड्राफ्टिंग का 5,000 लेता था, अब तो ड्राफ्ट भेज दिया, खाली उसको चेक ही करना है। तो 80% काम एआई छीन लेगा। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। सर्जरी करना आपको लगता है बहुत टफ काम है और बहुत मास्टरी का काम है। रोबोट्स और एआई सर्जरी कर रहे हैं आज इंडिया में सर। इंडिया में? यस यस। नहीं, रोबोटिक सर्जरी सुना तो है, लेकिन उसका रियल मीनिंग मैं नहीं जानता हूँ। रोबोटिक सर्जरी यानी हाथ, डॉक्टर के हाथ के बदले रोबोट का हाथ है, वो काट के सर्जरी कर रहा है। हाँ, सुपरवाइज डॉक्टर कर रहे हैं भले, बट वो प्रेशर और वो इम्पोर्टेंस एआई ले रहा है। कॉल सेंटर से एआई डेवलप हो रहे हैं सर। 1000 लोग का कॉल सेंटर आप एक सर्वर पे बिठा सकते हो और एआई 1000 लोगों का कॉल अटेंड कर सकता है। अब एक जोक बोलता हूँ सर, आपको है कुछ प्रॉब्लम, आपने कॉल सेंटर में कॉल किया, आपने पूरी अपनी रामायण राम कथा सुनाई, वो बोलता है सर हम एक दिन में सॉल्व करते हैं, फोन रखा। अगले दिन आपने कॉल किया, वो बोलता है सर मुझे मालूम नहीं, वापस आप रामायण सुनाओ। तीसरे दिन वापस रामायण सुनाओ, फिर आप रख दो और वो कंपनी से काम ही नहीं करोगे। अब ये एआई है, एआई सूजन करके नाम है, एआई है, एआई कॉल सेंटर है। उसको कॉल किया, वो आपके मोबाइल नंबर से बोल देंगे, अरे बसेश भाई, मिस्टर गाला वेलकम, आपका ये कंप्लेंट नंबर है, आपका ये रेजोल्यूशन है, हम कर रहे हैं। तो आप बोले यार ये तो उसको सब पता है। और आप इमेजिन, सब रिकॉर्ड में है, सब डेटा है, और इसको ना सैटरडे छुट्टी चाहिए, ना संडे छुट्टी चाहिए, ना होली छुट्टी चाहिए, ना ओवर टाइम चाहिए, ना वॉशरूम ब्रेक चाहिए। 24/7 365 1000 लोग का कॉल एआई कर रहा है। तो मैं क्यों एक 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस लूँ, रेंट भरूँ, 1000 लोग को सैलरी दूँ, बोनस दूँ, मगजमारी करूँ, मिस्टेक्स खाऊँ, गवर्नमेंट को करूँ। एक सर्वर ले लेता हूँ, घर पे एक सर्वर लगाता हूँ, एआई को डाउनलोड कर लेता हूँ, मेरा 1000 जन का कॉल सेंटर चालू हो गया। तो ये सही है या गलत है? ये अच्छा है, क्यों बुरा है सर? तो इसमें अगर मान लीजिए सावजी ढोलकिया की बात हो रही थी, सावजी ढोलकिया जिस दिन एआई का इस्तेमाल कर ले, वो एम्प्लॉय का क्या होगा जो इन एम्प्लॉय को वो हर साल कुछ ना कुछ देते हैं? सर इसके लिए दुनिया का एक नियम है, बताइए। द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट इज चेंज। डायनासोर्स पावरफुल नहीं थे सर, दिखते क्या? नहीं दिखते। जो समय अनुसार नहीं बदला वो डायनासोर बनेगा, ये हार्श रियलिटी है। तो भाई बहुत सिंपल है, एआई रहेगा, एआई 100% ह्यूमंस को तो रिप्लेस नहीं करेगा। माँ बाप तो चाहिए ना बच्चे को पैदा करने के लिए, वो भी एआई नहीं के बदले एक हो गए ना। तो आप वो स्किल में आ जाओ। और हमेशा जब भी टेक्नोलॉजी आता है न्यू जॉब्स क्रिएट होते हैं, तो आप अपने स्किल्स को डेवलप करते जाओ। देखो ये बहुत ग्रे एरिया है, बट एआई यहाँ पे रहने वाला है। नितिन गडकरी साहब का एक बहुत फेमस डायलॉग था कि मैं भारत देश में ऑटोनोमस गाड़ी को नहीं लाने दूंगा, मेरे ड्राइवरों की नौकरी चली जाएगी। वो पावर में 5 साल है, उसके बाद कोई नया मंत्री है, उसका विचार चेंज हो गया तो आप स्टॉप नहीं कर सकते, आप स्टॉप नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी एआई आने वाला ही है। आप खाली अपना देखो कि आप अपने आप के स्किल्स को कैसे अपडेट करते हो, या बिजनेस करो, या इनोवेशन करो, या स्किल्स पे काम करो। आप नहीं करोगे आप आउट हो जाओगे। एक दिन मैं ये सोच रहा था बशिश भाई, मैं बताऊं, मैंने इससे चर्चा नहीं की अभिषेक सेन से जी। मैं सोच रहा था एक दिन जो एआई जवाब देता है ना मोबाइल पे, एक दिन उसके साथ पॉडकास्ट किया जाए, बिल्कुल मजा आएगा। उसको वहाँ रख दूं माइक के सामने और उससे सवाल पूछे जाए और जवाब दिए। मेरे दिमाग में आइडिया आया था, आज बात हुई तो मैंने बिल्कुल करिए, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। भले ही 30 मिनट्स का हो, लेकिन एक अच्छी बातचीत हो सकती है, अच्छी बातचीत, हमसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल। तो उस पर मैं सोच रहा था करने के लिए। क्या तुम कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं, मेरा अब सवाल अगला है। जैसे एआई से अब आगे बढ़ते हैं, एआई के आप नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स बता दिए। अब आप एज ए बिजनेस कोच हैं, आपके पास कई लोग आते होंगे, बिल्कुल, कई एंटरप्रेन्योर आते होंगे, कई स्टार्टअप आते होंगे, कई फेलियर भी आते होंगे, बिल्कुल। कोई ऐसा मोमेंट आपको लगा हो कि यार ये डिप्रेस्ड है पूरी तरह से? फेल होने के बाद आदमी इंसान डिप्रेस्ड हो जाता है बिजनेस में। एज ए बिजनेस कोच आपने कुछ मतलब टफेस्ट आपका टाइम वो क्या था? टफेस्ट मैटर, टफेस्ट टाइम, केस कोई टफेस्ट केस? मैं टाइम एक दोहरा बोल देता हूँ, कोविड का टाइम। देखो मेरा बिल्ड बहुत अलग है, मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। और बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? मैं ये कंपनी रन कर रहा हूँ कि मैं
भारत देश की सेवा कर सकूं उनके बिजनेसमैन के थ्रू और बिजनेस वूमन के थ्रू, एंटरप्रेन्योर, ये मेरा बिल्ड है। पैसा फेम सब चाहिए सर मुझे, और वो मैं लेके रहूंगा, मेरा हक है, बट एंटरप्रेन्योर्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा, वो ग्रो करेंगे, उनके ग्रोथ में मुझे ग्रोथ मिलेगा। तो कोविड के टाइम पे वो 2 साल हमने किसी को भी बिल नहीं किया सर। अच्छा, ये मेरा एथिक्स है कि भाई आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको सपोर्ट चाहिए, हम सपोर्ट करेंगे। टीम को हमने बोला कि भाई हम पूरा सैलरी नहीं दे सकते, बट फ्यूचर में प्रॉफिट्स होगा तो हम बोनसेस में कवर कर देंगे, कर दिया। जो भी रुका सबको हमने रिकवर किया। ये यही तो एथिक्स है सर। आप जैसा धंधा कम लोग करते हैं। नहीं सर, बहुत खासकर इधर नॉर्थ इंडिया में। नहीं सर, जो सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, जो रोते हमें टीम नहीं मिलता, उनको एक ही चीज़ पूछो, कोविड के टाइम पे पूरा सैलरी दिया? अच्छा नहीं दिया कोई बात नहीं, बाद में उनको बोनस दिया, कवर अप किया, फिर क्यों रोने का हक है तुमको टीम नहीं मिलता? तुम्हारे पास मैं जिस कंपनी में काम करता था 2008 में, 8, 9, 10, 3 या 3.5 साल आप मान के चलो, रिसेशन का दौर था। 3 साल तक कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं। आप सोचो कितना पीछे चला गया इंसान। फिर एक दौर आया, फिर कोविड के टाइम पे 2-3 साल वहाँ भी गए। तो लाइफ के जो 20 साल हम लोगों ने करियर में दिए, उसमें 6 साल पीछे चले गए। तो ये आप जो अभी बोल रहे थे ना कि अब मैंने मीटअप कर दिया, पूरा कर दिया, वो शायद नॉर्थ इंडिया में नहीं होता, मैंने नहीं देखा। ठीक है, ये लोगों की थॉट प्रोसेस है। मेरे बहुत एंटरप्रेन्योर्स है, मैं एक जन का नाम लेना चाहूँगा, किरण भाई है जनता बाजार के। उन्होंने सबको बोल दिया मैं आज हाफ सैलरी दूंगा, जब धंधा रिज्यूम होगा तो आपका ये लोन रहेगा, मेरे बुक्स पे लोन खड़ा रहेगा, आप रहो नहीं रहो मैं पूरा सैलरी दूंगा। दिया उन्होंने। और एक आदमी हरचंद भाई बोरा करके, पप्पू भाई फ्रेंडशिप है, उन्होंने अपने अश्योरेंस दिया कि हम ट्रिप पे नहीं जाएंगे जब तक आपको फुल सैलरी नहीं देंगे। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, मैं घूमूँ, मैं मर्सिडीज में घूमूँ और तुम्हारा सैलरी काटो, वो मुझे नहीं चाहिए। ये सब कोविड की बात है, कोविड की बात है, और ये सब गुजरातियों की बात है। नहीं ये जो मेरे सर्कल में, ऐसा नहीं कि सर्कल नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एथिक्स जो है ना बिजनेस के, वो ज़्यादा बेटर रूटेड हैं गुजरात में। नहीं, मैं थोड़ा हल्का डिसएग्री करूंगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और मैं यूजुअली ये मानता हूँ कि जब आपने ये डाल दिया ना कि बिजनेस में दुआ भी कमाना है और बिजनेस ही धर्म है, यानी बिजनेस ही डोनेशन है, तो आप ये सब करोगे सर। आप किसी यूपी बिहार वाले को जानते हो जो ऐसा बिजनेस करते हो? सर 2-3 को जानता हूँ, बट कम है। आप राइट हो, कम है, क्योंकि थोड़ा यहाँ का कल्चर है। मैं एक नाम पूछ रहा हूँ, कोई एक नाम बताओ आप, जिसमें से मान लो आप 10 हो, 1% होंगे, 10 में से अगर एक निकाल लें, ठीक यही होगा ना। आप 10 को जानते हो, उसमें से एक होगा, श्योर, पर गुजराती जो 10 हैं उसमें से 9 होंगे जो ये काम करते हैं जो आप कह रहे हो सकता है सर, हो सकता है, बट आई थिंक ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ले सकते हैं लोग कि भाई अल्टीमेटली आपको दुआ ही काम आएगा। जब आप बीमार रहोगे ना, तब आपके बैंक बैलेंस काम नहीं आएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कि आपने लाइफ में बहुत पैसा कमाया, ठीक है, बहुत पैसा कमाया, आप अलग रूम में सो रहे हो, आपकी वाइफ अलग रूम में सो रही है। ये मैंने देखा है, ये मलाबार मिल में या बहुत जगह पे होता है, और शायद उनके साथ और कोई भी पार्टनर्स होता है, और ये लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। आपके बच्चे आपसे बात नहीं करते, ये पैसा क्या फ़ायदा? ओके, आप खाना से ज़्यादा गोलियाँ खा रहे हो, और आप डिप्रेशन में, आपको नींद की गोली आती है, और आप ऊपर वाले को बोलते हो हे ईश्वर मुझे मौत देते। क्या फ़ायदा है पैसे का? कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लीज़ डू नॉट रन आफ्टर मनी, रन आफ्टर क्रिएटिंग वैल्यू। जो इंसान वैल्यू क्रिएट करता है उसको फेम, सक्सेस, हैप्पीनेस, लव, रिस्पेक्ट, मनी सब मिलता है। ये चीज़ आई थिंक ये पॉडकास्ट के थ्रू अगर एक जन ने भी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया तो हमारा ये पॉडकास्ट सफल हो जाएगा। तो टफेस्ट टाइम यही था कि कोविड के टाइम पे रेवेन्यू न होके भी सेविंग्स को यूज़ करके या कुछ भी जुगाड़ करके कैसे टीम को संभाला जाए, कस्टमर्स को कैसे संभाला जाए। एक केस जो मेरे लिए मुझे बहुत हैप्पी लगता है, एक आदमी ने मैसेज किया कि सर आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। यही मैं पूछना चाह रहा था। आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड। मेरे लॉस हो गए, शॉक्ड हो गए आप। अभी ऐसे केस में हम लीगली भी हम मर सकते हैं भाई, तो सुसाइड नोट में मेरे को डीएम कर रहा है, ये भी विचार आते हैं सब। मैंने उसको एक ही बोला, भाई मेरे पास भी पैसे नहीं है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ कि दिस टू शैल पास, ये समय भी निकल जाएगा, तो फाइट कर। और उसी पर कर्जा बहुत हो गया था, स्टॉक मार्केट का भी कर्जा हो गया था, बिजनेस भी लॉस हो गया था। मैंने बोला तू एक ही चीज़ है, सबको हाथ जोड़ के बोल कि मेरे से गलतियाँ हुई है, मैं तकलीफ में हूँ, अगर आज मुझे आप सपोर्ट करोगे तो मैं जीऊँगा, तो मैं इंटेंट रखता हूँ आपकी पाई चुकाने के लिए। 60-70% उसे सपोर्ट किया, 30% उसके ऊपर कोर्ट केस किए, पर आज 4 साल के बाद ही इज अगेन इन द प्लस। और हमारा एक ही रोल था, क्या था सर, डोंट वरी, हम है एंड दिस टू शैल पास। अगर आप इंटेंट अच्छा रख रहे हो तो ऊपर वाला ये परीक्षा ले रहा है, आप परीक्षा में पास हो जाओगे। तो कभी कभी आप भी एज अ फ्रेंड, आप भी एज अ भाई किसी का, आप अगर कोई मदद बोलता है तो आप एक ही चीज़ बोलो, यार ऊपर वाला तेरे साथ है, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और दिल से आप प्रार्थना करो, तो ये भी तो बड़ी समाज सेवा है। आप 30 सेकेंड उसको दिल से दुआ दे दो कि हे ईश्वर इसको भला करे, इसको शक्ति दे ये फेस करने के लिए, आपने अपना काम कर लिया। तो इतना तो हर कोई कर सकता है। कुछ चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए लास्ट में। यस, 100%। और भगवान पे जब छोड़ दो आप, तो भगवान भी आपको देता है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ भगवान पे छोड़ने का एग्जाम्पल, महाभारत का। जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी माँ का,
तो चीरहरण में ऑफ कोर्स वो अपनी इज्जत बचाएगी और दुशासन खींचते जाएगा और वो बोलते हैं भगवान मुझे बचा, और वो अपनी इज्जत बचा रही है और इज्जत जारी है, जारी जारी। लास्ट में वो बोलते हैं कि हे ईश्वर मेरी इज्जत, हे कृष्णा हे ईश्वर मेरी इज्जत तेरी इज्जत है, अगर लुटा ना तो लुटा, अब तेरे हवाले सरेंडर। और तब नेवर एंडिंग पल्लू, नेवर एंडिंग होता है। यानी आप कर्म करो, अच्छा इंटेंट रखो, रिजल्ट उसके हाथ पे छोड़ दो। भाई तेरे को मराना है मरा, चल मैंने तो कुछ गलत इंटेंट से नहीं किया। तेरे को डुबाना है डुबा, मेरे साथ तेरा नाम खराब होगा, ये बोलना चालू करो सर। हम ईश्वर के साथ करप्शन क्यों करते हैं? मेरा ये सबसे बड़ा इंडियंस के साथ कंप्लेंट है, हम भगवान के साथ करप्शन करते हैं। कैसे? भगवान पास करा दे, ट्यूसडे का मैं फल चढ़ा दूंगा। ब्राइब करते। भगवान पैसा दिला दे, मैं आपका मंदिर बना दूंगा। अरे उसको क्या चाहिए? उसके पास सब है, उसको क्या दोगे? तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है उसको देने के लिए? उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट करो यार, उसको ऐसे गुरु ट्रीट करो कि भगवान आई लव यू यार, कुछ नहीं चाहिए, हिम्मत दे, मैं फेस करूंगा। एक्सीडेंट हुआ ना, इसमें भी कुछ सीखेंगे, फेस करने की हिम्मत दे। आप उससे यही मांग सकते हो, क्योंकि अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, ऊपर वाला भी जो आपको फेस करना है वो मिटा नहीं सकता। नहीं तो लॉर्ड राम को 14 साल का वनवास क्यों मिलता? सही बात है। कर्म करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ एक चीज वो दे सकता है, शक्ति और सद्बुद्धि, वही मांगो कि सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, मैं फेस करूंगा। आप उतना भरोसा रखो, अच्छा इंटेंट रखो, आप सक्सेस होने वाली है। क्यों नहीं? और उसने बना के भेजा है तो कुछ सोच के भेजा होगा। बिल्कुल ना। एग्जाम, सर मैं एक ही चीज बोलता हूँ, जब तक इंसान के जीवन में एग्जाम नहीं आता वो नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाता। आप 10th के एग्जाम नहीं दोगे, आप कॉलेज में नहीं जाओगे। कॉलेज के एग्जाम नहीं दोगे, आप MBA नहीं जाओगे। तो एग्जाम तो चाहिए सर। तो ऊपर वाला भी चेक करता है कि क्या ये लायक है और सक्सेस और फेम का। एग्जाम भेजते आप। अभी फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत, और मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मेरे हाथ में समझो चाय, और चाय स्पिल हो रहा है, और मैं बोला स्वच्छ भारत गया तेल लेने को, खिड़की खोल के चाय बार फेंक दिया, तो एग्जाम हो गया ना सर। कि ज्ञान दे रहा लेकिन खुद इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। बट अगर वो टाइम पे भी मैं संभालता हूँ कि भाई तू साइड में ले, इसको डस्टबिन में डाल, तो ये जो बोल रहा है वो वैल्यू जी रहा है, तब लोग आपसे आकर्षण होते हैं, इंस्पायर होते हैं। अच्छा, आपने अभी जैसे एक एग्जांपल बताया कि किसी पे शेयर मार्केट का पैसा हो गया, कर्ज हो गया। मैं आजकल ट्रेंड देख रहा हूँ कि लोग जो आपने बताया लोन लेकर के यहाँ से वहाँ से पैसे बहुत लगा रहे हैं। तो मेरा सवाल है, क्या एक आम आदमी को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए? देखो, दूर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इंडिया इज ग्रोइंग, ग्रोथ स्टोरी में भाग लेने के लिए स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट वे। लेकिन कृपया करके स्टॉक मार्केट को ATM न समझे। हर महीना आपका वो विड्रॉल स्कीम नहीं है, हर महीना का वो सैलरी स्कीम नहीं है कि हर महीना वो आपको रिटर्न्स देगा। या तो फिर उसको आप फुल टाइम जॉब, फुल टाइम बिजनेस समझो और आप ढंग का रिसर्च करो। लास्ट 4 साल में क्या हुआ, कोई इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया हमने स्टॉक ले लिया, IPO अप्लाई कर दिया, पैसे मिल गए, तो हमको लगता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी है कि अपुनिज भगवान। अरे मेरा तो सब राइट है, मैं तो राजा हूँ, आज चड्डी निकल गई, आज वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी ऐसा बोल रहा है, ऐसा रो रहा है। तो स्टॉक मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे। उसको प्लीज़ वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ करिए। यानी आप अपने सैलरी का, बिजनेस का 5,000 10,000 SIP इंडेक्स फंड में डाल दो, डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा गोल्ड फंड में डाल दो। क्योंकि अगर जिसने भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया रहता आज खुश रहता। गोल्ड कितना बढ़ गया है, फ्रॉम 40,000 तो ऑलमोस्ट 90,000, डबल हो गया लास्ट 5 साल में, 6 साल में। तो डाइवर्सिफाई करो, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करो, बट उसको टाइम मत करो कि यार मैं हर महीना इसमें से 25,000 निकालूंगा और घूमूंगा। प्रॉब्लम क्या है, उदय कोटक साहब का भी बहुत फेमस कोट है कि जो हमारे देश के बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनके बच्चे भी सॉफ्ट हो गए, मेहनत नहीं कर रहे। सब फैमिली ऑफिस खोल के बैठे कि हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सबको इजी मनी की आदत है। हमारे देश के यूथ है ना, वो ड्रीम 11 पे पैसा बनना चाहते हैं और FNO और क्रिप्टो करेंसी पे पैसा बनना चाहते हैं। दुनिया का एक नियम ले लो, बिना खून पसीना और दुआ का पैसा आता नहीं है, और अगर आता है तो टिकता नहीं है। ये कर्म और दुनिया का नियम है। खून पसीना और दुआ, दुआ के साथ खून और पसीना। खून पसीना तो सुना था, वैल्यू चाहिए ना सर। बद्दुआ का पैसा कहाँ टिकेगा? वो पैसा फिर डॉक्टर लॉयर के पास ही जाएगा या आपको और कोई ठगेगा? तो खून पसीना और दुआ का पैसा आएगा तो टिकेगा, बरकत सुख शांति रहेगा। लाइफ में हज़ारों करोड़ों मत चाहो, इतना ही चाहो कि आपका छोटा परिवार हो, साथ में रहे, साथ में खा सको, आप हेल्दी हो, आप दान पुण्य कर सको, बस यही सक्सेस है। सब अंबानी नहीं बनने चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेरा अब ये सवाल है, आपने कहा कि डाइवर्सिफाइड करके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कोई ऐसे सेक्टर्स हों जिसमें आप सजेस्ट करना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि आने वाले 5 साल में डाउन द लाइन ऐसे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, जो एक बेहतर वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं? मैं ये 4 5 6 सेक्टर्स में बहुत बिलीव करता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए भी, जॉब्स के लिए भी, बिजनेस के लिए भी। ABCDEFG, अच्छा, ये हमारे स्कूल के 7 अक्षर है। A इज AI, AI है यहाँ पे, AI के स्किल्स बनाओ।
बी है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन का मतलब क्रिप्टो करेंसी नहीं, ब्लॉकचेन का मतलब वो टेक्नोलॉजी जहाँ पे आप पीयर टू पीयर ये कर सकते हो। आज भी देश की गवर्नमेंट्स ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। मुकेश अंबानी साहब फॉरेन पेमेंट्स करने के लिए ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। तो ब्लॉकचेन इज हियर टू स्टे। सी इज कैजुअल कंजम्पशन, यानी फास्ट फैशन। यानी टाटा स्टूडियो में गए, 400 का शर्ट ले लिया, 100 रुपये का कॉफ़ी ले लिया। आजकल के यूथ को ये कैजुअल चाहिए कि आप 500-600 रुपये का कोई एक्सेसरी उठा लो, खाना उठा लो, तो कैजुअल कंजम्पशन बहुत बड़ा है। डी इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, IT। आप इसमें फील्ड बना लो, ये लगेगा ही लोगों को। आज भी बहुत हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको डिजिटल का डी भी नहीं आता। हाँ, नहीं आता। ई इज एंटरटेनमेंट एंड एक्सपीरियंस। आप देख लो, दिलजीत साहब का कॉन्सर्ट 1 लाख का टिकट गया, कोल्ड प्ले का लाखों में गया। यानी इंडियंस को घूमना, एक्सपीरियंस करना बहुत पसंद है, ये लव करते। F इज फाइनेंस। फाइनेंस सिखाना, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट सिखाना, डील करना, फंड रेस करना, लोन्स करना, ये बहुत फैंटास्टिक करियर है, खास करके लोन्स का। एंड G इज गॉड का बिजनेस। गॉड का बिजनेस क्या? अरे बिल्कुल, आपको एक छोटा सा स्टोरी देता हूँ। इसमें थोड़ा ग्रे एरिया है, बट मुझे तो बहुत कूल लगता है। मेरा एक यंग एंटरप्रेन्योर है, 21 साल का, 20-21 साल का। अच्छा। वो गया था महाकुंभ में। वहाँ पे उसने व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग सर्विस चालू किया कि आप कोई भी कारण सर महाकुंभ में नहीं आ सकते, आप मुझे लाइव व्हाट्सअप वीडियो कॉल करिए या मुझे फोटो भेजिए, मैं लाइव आपके नाम का डुबकी मारूंगा, 3000 रुपया। अरे वाह। किया उसने, और पैसा कमाया उसने? बिल्कुल कमाया सर, 16 लाख रुपए कमाए 1 महीने में प्रॉफिट। 16 लाख रुपए। मैं भी गया था, मुझे आइडिया नहीं आया यार। आपसे पहले मुलाकात नहीं, हम भी गए थे, तो 1 हफ्ते रह के आए वहाँ पर। बट देखो, उसने एक गैप ढूंढा। तो एक स्पिरिचुअलिटी और गॉड का बिजनेस है, उसको मिसयूज भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, पोटेंशियल है। वही गॉड के बिजनेस में एस्ट्रो वास्तु आ गया, एनर्जी आ गया, मेडिटेशन आ गया, योगा आ गया। दीज आर $1 बिलियन इंडस्ट्रीज। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। वो लड़का और शाना है सर, वहां से उसने 5-5 लीटर के संगम का गंगाजल उठा के अब यहाँ पे लेके आया। अब अमेजोन पे लिस्ट करेगा, संगम का गंगाजल अमेजोन पे आपके घर घर पे भेजेगा कि अगर आप गंगाजल नहीं ले आए और आपकी आस्था है तो आप स्नान कर लो और आप अपने मंदिर में नॉर्थ ईस्ट में रख दो। छोटा सा सवाल, कहाँ का है? हाँ, कहाँ का है वो? ये लड़का गुजरात का है। मैं पूछने वाला था तो तुमने पूछ लिया। लड़का गुजरात का है। हाँ, नहीं तो ठीक है, गुजरात का तो है। अच्छा, अभी स्टॉक की बात हो रही थी। हाँ, तो स्टॉक की बात तो ये मुझे थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 साल 10 साल जी, या लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट कोई ईयर्स नहीं बांधते, श्योर, कोई 3 शेयर अगर आप सजेस्ट करें हमारे व्यूअर्स को कि आप ये लेके रख लो, ठीक है, आप बर्बाद नहीं होगे। मैं 3 इन्वेस्टमेंट्स बोलता हूँ। अगेन, मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। हाँ, एक डिस्क्लेमर, ये मेरा ओपिनियन है, प्लीज सोच समझ के करना, बट ये काफी सेफ है। पहला, आई थिंक इंडेक्स फंड ले लो। निफ्टी में बिलीव करो। निफ्टी में बिलीव करना यानी इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करना, करो। और इंडेक्स फंड का एडवांटेज क्या है कि फीस और कमीशन बहुत कम रहते हैं। ठीक है, उसमें दिमाग नहीं लगाना। जो टॉप 50 है, टॉप 50 में आप पार्ट कर रहे हो। टॉप 50 में कौन कौन आ गया? रिलायंस आ गया, सब अच्छे आ गए। तो एक इंडेक्स फंड में ले लो, इंडेक्स ETF, कोई भी पसंद आए आप ले लो। सेकंड में बहुत बड़ा बिलीवर हूँ सिल्वर और गोल्ड में। अच्छा। क्योंकि जब भी वॉर होता है गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, हाँ। रिसेशन आता है गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, और सिल्वर का यूज तो AI, कंप्यूटर और EV में होगा ही होगा। तो सिल्वर एंड गोल्ड के भी ETFs आते हैं, उसमें आप ले लो। एंड थर्ड, एक बहुत स्पेशल स्कीम है जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट 50। यानी निफ्टी में फर्स्ट 50 है, लेकिन फर्स्ट 50 तो ऑलरेडी राजा बन चुके हैं, उनके ग्रोथ थोड़े कम होंगे, सेफ है बट कम है। नेक्स्ट 50 जो है, जो फ्यूचर राजा बन सकते हैं। जैसे आज विराट कोहली पे तो पैसा लगा है, बट मुझे शुभमन गिल पे भी पैसा लगाना है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट 50 का भी एक ETF आता है। ये 3 चीज में पैसा डाल दो, काफी सेफ है, मॉनिटर करना नहीं पड़ता, और इससे आपका वेल्थ बनेगा। डिसिप्लिन से वेल्थ बनेगा। वो डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन ये होना चाहिए कि स्क्रीन देखो मत, SIP करो और उसको टच मत करो। भूल जाओ। हर भूल महीने, हर हर महीने। एक फेमस कहावत है, बिल्कुल, द मोर यू सी ऑन द स्क्रीन लेस आर योर रिटर्न्स। हाँ, डाल के भूल जाओ। मेरा सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी सबको एक बोलता हूँ कि एक आदमी ने एक न्यूज़ एंकर को कॉल किया, आपको ये स्टोरी पता है, और बोला कि मेरे दादाजी बहुत क्रिटिकल है और उनके पास कुछ फलाना ढिकना हजारों MRF के शेयर्स है। और वो बोलता है, भाई MRF का शेयर का कीमत मालूम है 65,000 रुपीज़ है, जो भी है, आप करोड़ के, आपको हाँ, सुनो। वेल्थ क्रिएशन ऐसे होता है, लेके भूल जाओ। हाँ, मॉनिटर करो, रिस्ट्रक्चर करो, बट डेली अरे 5% ऊपर हुआ, 5% नीचे हुआ, इमोशन का खेल नहीं है। आप ये वेल्थ 10 साल के बाद के लिए कर रहे हो, ये सोच के करो। हर महीना गर्लफ्रेंड को घुमाना है, अयाशी करना है, वो सोच से मत करो। वेल्थ ऐसे बनता है। अभी 3 महीने पहले हम लोग आपस में भी चर्चा कर रहे थे, मतलब चर्चा क्या, मतलब ऐसी बातचीत हो रही थी। बिल्कुल। इनका वेल्थ जो है वो 30% अप था,
आज की तारीख में 5% डाउन है। 5%, पूरा पोर्टफोलियो 5% ठीक है सर, तो अच्छा है, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं रोज बेचता खरीदता आपका घर उससे नहीं चल लेकिन रहा ये है। स्क्रीन देखते हैं रोज। ठीक है, नहीं स्टडी नहीं, करो, अभी बहुत दिनों से नहीं देखी मैंने, मत देखो सर, मत जब से मार्केट गिरने मैं छोड़ दिया, मैं देखना ही नहीं है अब। आपका घर इनसे नहीं चल रहा, नहीं, ठीक है, तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, ये सबसे बेस्ट है। ना देखें। Yes, मतलब और- मैं आज हमारा पॉडकास्ट ये देख रहे हैं, पीछे आप कह रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने और मार्केट डाउन हो सकते हैं, और ज्यादा। उनके लिए है Yes. कि आप अपने स्क्रीन न देखिए। हो सकता है कि आने वाले समय में ये फिर से अप हो जाए। Yes. घबराइए मत, पेशेंस रखिए। यस, और रीबैलेंस करो। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक घटिया है, बेकार है, बेच दो, लॉस हो गया, सीख लो, कोई बात नहीं, रीबैलेंस कर लो, पर डेली देख के हाइपर मत हो। और अगेन, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कोई काम धंधा नहीं करूँ, जॉब नहीं करूँ और सिर्फ स्टॉक मार्केट, सिर्फ टिप के भरोसे में कमाऊँ, तो भाई नहीं होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट करना है तो फुल टाइम बिजनेस या जॉब जैसे ट्रीट करो। 7 बजे उठो, 2 घंटा रीडिंग करो, 9 से 5 स्क्रीन के सामने रहो, 10 लोगों का कोर्सेज करो, 10 लोगों के टिप्स लो, अंडरस्टैंडिंग करो, इसको अपना एक धर्म बनाओ। सिर्फ आप मटका के हाँ जुआ खेला, ये जुआ नहीं, जुआ खेल रहे हो तो हारने के लिए तैयार रहो। तो या तो इसको जॉब बिजनेस बना दो, या तो एक इन्वेस्टर माइंडसेट रखो। ये मटका वाला गेम अब खत्म हो गया। ठीक है, मैं 2 सेक्टर हैं जिनके बारे में बहुत चर्चाएं हुई पिछले 1-1.5 साल में, बोलिए ना। कि ये बहुत फ्यूचर ब्राइट है। एक है डिफेंस सेक्टर, बिल्कुल और एक है पावर सेक्टर। बिल्कुल इसके बहुत सारे फंड्स भी आए, बिल्कुल। लोगों ने पैसा लगाया। क्या लगाना चाहिए इन दोनों सेक्टर्स में पैसा? सेक्टर्स की बात करते हैं, डिफेंस सेक्टर ग्रो होगा। मोदी गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिवली ट्राई कर रहा है कि हम मैन्युफैक्चर यहाँ पे करें या कोलैबोरेशन करें। आप देखो हमारे तेजस लाइट एयरक्राफ्ट है, HAL हेलीकॉप्टर्स है, और आप देखो 2-3 कंपनीज है, पारस डिफेंस और ये कितने बड़े हैं। तो ये सेक्टर तो ग्रो करेगा ही, एंड मेक इन इंडिया में पुश होगा। पावर तो चाहिए सर, और उसमें भी खास करके EV सोलार, तो सेक्टर्स तो दम है। फाइनेंस सेक्टर में भी दम है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको पसंद है 1000 रुपये कैसे भी स्टार्ट करके भूल जाओ। पसंद है ले लो, सेक्टर में सेक्टर बेस्ड ETFs होता है, 2-3 कंपनीज आपको पसंद है लेके आप भूल जाओ, कोई इश्यू नहीं है, ले लो। बट इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इन्वेस्टमेंट करना यानी पेड़ लगाना है। पेड़ फल 15 साल के बाद देगा, 10 साल के बाद देगा। ऐसा नहीं कि आज बीज बोया और कल मुझे आम खाना है, वो माइंडसेट से कर रहे हो तो इन्वेस्ट मत करो। इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म पेशेंस गेम। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पेड़ लगाया आपने, तो फल खाने के लिए 10 साल या 15 साल इंतजार करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल तभी मिलेगा। बिल्कुल। एक चीज़ जो आज चल रही है, हाँ डॉलर बहुत कद बढ़ गया है उसका जी, और बढ़ेगा और बढ़ेगा। बिल्कुल। कहाँ तक जाएगा? मेरा प्रेडिक्शन है 95 तक जा सकता है। 95? जी जी। और गवर्नमेंट भी थोड़ा हल्का चाहता है कि रुपये थोड़ा हल्का वीक हो, जिसके कारण एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सके। आप समझो, अगर मैं $1000 का बिल दे रहा हूँ, रुपये वीक होता है, तो वही सर्विस मुझे $950 में मिल जाता है। तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो एक्सपोर्ट्स करने के लिए गवर्नमेंट भी अलाउ करेगा डॉलर थोड़ा थोड़ा स्ट्रांग होने के लिए। प्लस प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी फॉरेन फंड्स इंडिया और चाइना में इन्वेस्टेड थे, ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने स्ट्रेट अवे धमकी दिया है, अमेरिका में इन्वेस्ट करो नहीं तो झुकेगा नहीं साला, मैं तुमको वाइल्ड फायर हूँ, मैं जला दूंगा। तो भाई सब फंड्स निकाल रहे हैं और सब अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वैसे भी यहाँ से डॉलर निकल रहा है, तो डॉलर स्ट्रांग होने वाला ही है। हमारा अभी भी इकोनॉमी थोड़ा वीक है क्योंकि हम रेवड़ीज और ये सब कर रहे हैं, तो हम डेफिसिट में है, तो डेफिसिट थोड़ा बढ़ेगा। तो मुझे लगता है 90-95 तक जाएगा। तो 95 जाने पे तो हाहाकार मच जाएगा, जो आपका डेफिसिट और बढ़ेगा, इंपोर्ट आपका महंगा हो जाएगा। फ्यूल आप 70% इंपोर्ट करते हैं अपने देश की ज़रूरत का, वो सब डॉलर्स में जाता है। बिल्कुल। और इसलिए तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोर्स में इथेनॉल EV को प्रमोट कर रहा है। क्यों? कि भाई अगर हम ऑयल के ऊपर जीत गए तो हमने आधा जंग जीत लिया। हमको एक ही चीज़ पीछे लेके जा रहा है, वो है ऑयल। और इसलिए तो आप देखो सोलार के लिए, विंड के लिए गवर्नमेंट इतना पुश कर रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए पुश कर रहा है कि हम ऑयल का ऑल्टरनेटिव देख ले। और इसलिए तो अब देखो ना, ये मोदी गवर्नमेंट ने पूरे दुनिया से लड़के भी रशिया से दुश्मनी नहीं की। हाँ। और रशिया से ऑयल लिया, क्रूड ऑयल और आज वो स्मार्ट मूव लगता है। तो आई थिंक इट्स ओके। लेकिन डॉलर बढ़ने से बहुत से लोग खुश भी होंगे। हमारे इस देश में आजकल सोशल मीडिया बड़ा वो हो गया है, बहुत ज़्यादा है। सब यूट्यूब वाले डॉलर्स में कमा रहे हैं, जिनके अच्छे चैनल्स चल रहे हैं, और बाकी फेसबुक वाले, तो उनको तो बेनिफिट होने वाला है। ठीक है सर, जो डॉलर्स में कमा रहा है, आई थिंक एक्सपोर्टर्स सबको फायदा होगा। जो यूट्यूबर्स भी है इनडायरेक्टली सर्विस एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। आप एक बिल रेस करते हो, यूट्यूब आपको, गूगल आपको USA दे रहा है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए फायदे कारक है, विच इज़ ओके। मेरा एक आखिरी सवाल है। बोलिए। एक हमारे जो व्यूअर है ना जी, जो दर्शक हैं, वो बिल्कुल मिडिल क्लास और लोअर क्लास, हायर भी हैं, मिडिल और लोअर जाता है। बिल्कुल। कौन सा ऐसा धंधा ना करें, कौन सा ऐसा बिजनेस ना करें जिसमें बर्बादी तय है आने वाले समय में, या अगर शुरुआत भी की है तो बंद करके कुछ और कर लें? यस। अगर आप कोई एक एग्जाम्पल दे पाएँ। 3 बिजनेस देता हूँ। उल्लू बनाने का धंधा मत करो।
शॉर्ट टर्म में बहुत फ़ायदा है, पकड़े जाओगे, एआई आ रहा है, डेटा आ रहा है, पकड़े जाओगे, इज्जत भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, चेन भी जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड, कोई भी बिजनेस शॉर्टकट पे मत करो, पेशेंस। मैं बोल रहा हूँ बिजनेस मैराथन है, पेड़ लगाने जैसा बिजनेस भी है, तो शॉर्टकट वाला बिजनेस बिल्कुल मत करो। एंड थर्ड, प्लीज़ जो ये सब स्कीम्स जो आती ना आजकल, जो यूथ ट्रैप हो जाता है कि मनी स्कीम, कि आप इसमें डालो 4% रिटर्न आएगा, ये क्रिप्टो में डालो गारंटेड रिटर्न आएगा, ये जो भी सुपर, ये जैसे हम बोलते हैं ना कि हेरा फेरी मूवी का राजू है, ओवरनाइट रातों रात स्कीम, उससे दूर रहो। उसमें ना तो खुद करो, ना तो तुम उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनो, ना उसका पार्ट रहो। ये 3 चीज़ आपको बर्बाद करके ही रखेंगी, आपकी रात की नींद भी खराब करेगी, आपके पैसे भी बर्बाद करेगी, इज्जत भी बर्बाद करेगी। बाकी कोई भी बिजनेस करो, एक सिंपल चेकलिस्ट दे देता हूँ। देखो कौन सा बिजनेस करना, ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं, तो मैं बोलता हूँ हर बिजनेस में पैसा है। बीवीजी इंडिया डस्टबिन साफ करता है, 800 करोड़ का पैसा कमा रहा है। डोसा बनाने वाला लुंगी वाला ने स्ट्रक्चर कर दिया, जो डोसा प्लाजा कर दिया, आज 11 कंट्रीज में उसका आउटलेट है, राइट। हर एक ट्यूशन टीचर है, आज उसने आकाश एकेडमी है, भले बायजूस ने भी अच्छा किया, बट आकाश एकेडमी है, $1 बिलियन है। हर बिजनेस में अच्छा है। आप सिर्फ 4 चीज़ चेक करो। एक, क्या आपके पास वो बिजनेस का स्किल है, स्किल, और स्किल ऐसा हो कि आप उसके सचिन हो। अच्छा, अगर मेरे को गाना पसंद है, क्या गाना गाने का मैं टॉप 1%? देखो हिमेश भी अलग गाना गाता है, उसका भी फैन फॉलोइंग अलग है, अरिजीत भी अलग है, तो क्या मेरे पास वो स्किल है कि मैं टॉप 1% पे आ सकूँ? सेकेंड, क्या मेरे पास वो पागलपन है कि मैं 18 घंटा काम कर सकूं, सैटरडे संडे काम कर सकूं? पागलपन नहीं है, मत करो वो धंधा। आपको अगर कंफर्ट चाहिए, वो उसके लिए आप मेहनत नहीं कर सकते, मत करो। थर्ड, क्या वो धंधे से मैं चार्ज कर सकूं? गाना गाना सबको पसंद है, बट अगर मैं कॉन्सर्ट लगाऊँ तो क्या 500 रुपया दे के लोग यूट्यूब लाइव पे या कॉन्सर्ट पे आएंगे? एंड चौथा, क्या वो चीज़ करके मैं दुआ कमा सकूँ? पर्पस। तो हम 4 पीस कहते हैं। पोटेंशियल है तेरे में, स्किल है, ठीक है, पैशन है, पागलपन है, ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस मॉडल है, ठीक है, पर्पस दुआ, ठीक है। ये 4 पीस मिल गया तो लाइफ सेट है बॉस, करोड़ कमाओ। 4 पीस। एक पैसा चाहिए तो ये 4 पीस पे ध्यान दो, पैसा आएगा। एक आखिरी सवाल मेरा भी, हमारे देश में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है जी, क्या फॉर्मूला देंगे आप लोगों को? एक, अगर बिजनेस थ्रू करोड़पति करना है तो ये चीज़ करो। अगर जॉब के थ्रू भी करोड़पति बनना है तो मेरा बहुत स्टैंडर्ड है, 3 माइंडसेट रखो। बिजनेस हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, 3 माइंडसेट रखो। पॉइंट 1 कि मैं वैल्यू क्रिएटर हूँ। दुनिया में लेने वाले बहुत है, मैं दाता हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मैं देने वाला हूँ, मैं वैल्यू क्रिएट करूँ। सेकेंड, लाइफ में गलतियाँ होगी तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं समझूंगा कि हाँ गलतियाँ हुई, मैं उससे सीख के आगे जाऊँगा। एंड थर्ड, मैं शेयर करूँगा। जो इंसान ये 3 चीज़ करता है ना, वो सक्सेसफुल होता है। भले फिर वो लखपति हो या करोड़पति हो, बट वो सक्सेसफुल होगा। जिसके अंदर इनोवेशन, वैल्यू क्रिएशन है, जो डिप्रेशन या ज़्यादा रोता नहीं है, बोलते हैं हाँ सीख लिया आगे बढ़ते, गलती हो गया सीख लिया आगे बढ़ते, कोई इशू नहीं है। एंड थर्ड, जो शेयर करेगा वो आगे जाएगा। तो ये 3 चीज़ आप इंप्लीमेंट करो तो आप सक्सेसफुल होंगे। तो बशेश जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन इनके पास जितनी जानकारियां हैं, जितने विषय पर बात करते हैं, वो सब एक पॉडकास्ट में कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हैं, ये एक में नहीं हो सकता। और अगर हम कंप्लीट करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगी, फिर आपको समझने में कन्फ्यूजन होगा। तो हम नेक्स्ट टाइम इनसे बात करेंगे, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इनके पास जिस पे हम करेंगे चर्चाएं अच्छे से। लेकिन उससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पॉडकास्ट वाला को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में सजेशन ज़रूर दें, क्योंकि सजेशंस ही सुधार का आधार बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वशिष्ठ जी, हमें समय देने के लिए। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी और दूसरे किसी विषय पर चर्चा होगी। बिल्कुल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम।